For more latest videos and updates, please subscribe our channel and hit the bell icon. इंट्रोडक्शन पढ़ा था हमने, उसके अलावा नीड एक बकवास, ठीक है। उसके अलावा पढ़ा कि एलएलपी क्या है, हाइब्रिड है, मिक्सचर है, किसका, कंपनी का और पार्टनरशिप का। ये बात हमें कैरेक्टरिस्टिक्स देख के समझ आ जाती है। इसके अलावा हमने कुछ डेफिनेशंस पढ़ी थी, लाइक बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब बिजनेस, डेजिग्नेटेड पार्टनर का मतलब, एंटिटी का मतलब, फाइनेंशियल ईयर का मतलब, फॉरेन एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट, पार्टनर, स्मॉल एलएलपी, ये सब हम पढ़ चुके हैं। मैं आपको बस रिकॉल करा रहा हूं, ये सब हम पढ़ चुके हैं। और जो बच्चे क्लास यूट्यूब पे देख रहे हैं बेटा, ये पार्ट 2 है, पार्ट 2 नीचे डिस्क्रिप्शन में देखो, ये इसका पार्ट 1 होगा। पहले पार्ट 1 पढ़ के आना, फिर ये क्लास समझ आएगी, ठीक है। चलो, उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी और कोर्ट के पास एक मौका आ जाएगा, ट्रिब्यूनल के पास, कि वो फर्म को क्या कर सकती है, डिसॉल्व कर सकती है। इसके अलावा डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन होते हैं, इंडिविजुअल, और उन दो पार्टनर में से एटलीस्ट एक पार्टनर क्या हो, रेसिडेंट हो। रेसिडेंट का मतलब इंडिया में पिछले फाइनेंशियल में वो 120 दिन रहा हो। ये सब हमने पढ़ लिया था लास्ट क्लास में। इसके अलावा हमने पढ़े थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलएलपी। पढ़े क्या थे, मैंने आपको बताया था, आपसे कहा था ये हमने पढ़ रखा है, आप इसे पढ़ लेना। मैंने यही कहा था। क्या आपने पढ़ा? बहुत अच्छी बात है, जिसने पढ़ा। जिसने नहीं पढ़ा प्लीज पढ़ लेना, ठीक है। चलो, इसके अलावा हमने सेक्शन 11 पढ़ा था, इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेट कराने के लिए इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट देना पड़ता है, फर्म का नाम बताना पड़ता है, फर्म का ऑब्जेक्टिव बताना पड़ता है, फर्म के पार्टनर उनका एड्रेस, डेजिग्नेटेड पार्टनर उनका एड्रेस बताना पड़ता है। उसके बाद हमने सेक्शन नंबर 12 पढ़ा था। अगर आपने सेक्शन 11 के सारे डॉक्यूमेंट दे दिए तो सेक्शन 12 में क्या होगा, आपकी एलएलपी को हम रजिस्टर्ड कर लेंगे। उसके बाद सेक्शन 13 पढ़ा था कि कल आपको अगर एलएलपी का रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करना पड़ जाए तो चेंज करने के बाद किसको बता दो, रजिस्ट्रार को बता दो। उसके अलावा सेक्शन 14 पढ़ा था, इफेक्ट्स क्या होते हैं, क्या इफेक्ट्स होते हैं, वही उसके अंदर एलएलपी के क्या आ जाएंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी वो अपने नाम से सू कर पाएगी, अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीद पाएगी, अपने नाम से सू कर सकेगी, कॉमन सील आ जाएगी, एंड सो अदर फीचर्स। ओके, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। आज हमें शायद नेम से पढ़ना शुरू करना है, बोलो हाँ। चलो, आज ही क्लास शुरू करते हैं। कुछ अच्छे सेक्शंस के बाद, कुछ अच्छे सेक्शन मतलब जहां पे हम कुछ नया पढ़ते हैं, कुछ अच्छे सेक्शंस को पढ़ने के बाद एलएलपी में कुछ ऐसे सेक्शंस आएंगे जहां पे आप बोर हो सकते हैं। एक इंसान बोर दो वजह से हो सकता है। पहली वजह, चीजें रिपीट हो रही हैं और आप जो को मैं जब पढ़ाऊंगा तो आप क्या बोलेंगे, सर ये तो पार्टनरशिप में पढ़ रखा है सर, इसमें नया क्या है। और जब आपको बार बार वही चीजें देखेंगे जो पार्टनरशिप में पढ़ने को मिल रखी है तो आप बातें करना शुरू कर देंगे, मतलब। और आज जैसे आपने बातें की, उस बीच में कोई एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया या पॉइंट पढ़ने वाला आ गया, वो आपका मिस हो गया। दूसरा रीजन बोरियत का ये हो सकता है कि मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं इसका मेजॉरिटी हिस्सा लेना देना है किसके साथ, पार्टनरशिप ऑफ कंपनीज एक्ट के साथ। तो अगर किसी का पार्टनरशिप ऑफ कंपनीज एक्ट वीक है तो बोलूंगा ये तो पढ़ रखा है। आप बोलोगे कहां पढ़ रखा है, मैं बोलूंगा पार्टनरशिप एक्ट में। अरे वही तो नहीं आता। और जब बेस ही नहीं पता तो जो पॉइंट पढ़ाऊंगा वो भी क्लियर नहीं होंगे और फिर वो आपको फिर से बोरियत क्रिएट कर देगी। ये जो सर पढ़ा रहे हैं ये तो यार पल्ले नहीं पड़ रहा। तो आपको ना बस थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर से मेरा मतलब है अगले 1.5 घंटे के लिए थोड़ा फोकस बढ़ा के रखना पड़ेगा। हमारा डेली मन नहीं करता पढ़ने का, ये एक फैक्चुअल दिमाग की स्थिति है। अब तो बकायदा और मन नहीं करेगा, जैसे जैसे पेपर पास आने शुरू हो जाएंगे पैनिक अटैक और आएंगे, अरे अब तो कोर्स भी खत्म हो गया लेकिन हमें तो कुछ भी नहीं आता, ठीक है। तो आप ऐसा मनस्थिति बनाएं अगले 1.5 घंटे में कि अगर हमने इस चैप्टर को घर जाके नहीं भी पढ़ा, हमने अगर एलएलपी रिवाइज नहीं किया तो भी हम एलएलपी में स्कोर करने की हालत रखें। अगर 5 मार्क का कोई क्वेश्चन आए तो सॉल्व कर सके। इस मनस्थिति के साथ आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। चलो, सबसे पहले पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 15। ये थोड़ा रस है, इसमें रस है। इसमें चाहूं ना तो आधे घंटे का रस दे सकता हूं, अब नहीं दूंगा।
क्यों? बिकॉज रस लेने वाले काम हमने शुरुआत में कर लिए, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, परफॉर्मेंस, मैगी बनाओ मैगी हटाओ, ठीक है, वहां पे हमने रस ले लिया, यहां नहीं लेंगे, यहां भी ले सकते हैं। आओ पढ़ते हैं। कह रहे आपको अपनी एलएलपी का नाम रखना है, मैंने कहा कह रहे जो भी नाम रखो नाम के पीछे या तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप वर्ड यूज कर लो, या इसका एक्रोनिम। एक्रोनिम क्या होता है? पहला अक्षर पहला अक्षर पहला अक्षर। आप पहला अक्षर उठाओ और उससे एक्रोनिम बना दो, नाम के पीछे वो चिपका दो। यानी मेरी पार्टनरशिप फर्म का नाम था गौर एसोसिएट्स, तो अगर मुझे इसे एलएलपी बनाना होगा तो मैं क्या नाम हो जाएगा? गौर एसोसिएट्स ब्रैकेट में एलएलपी। कंपनी के नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड चिपकता है एलएलपी के नाम के पीछे, लेकिन पार्टनरशिप फर्म में गौर एसोसिएट्स काफी है, उसके पीछे कुछ चिपकाने की जरूरत नहीं है, ऐसा कोई लॉ नहीं है। इसके अलावा आप जो भी एलएलपी का नाम रखोगे, ध्यान से पढ़ना, लैंग्वेज क्या है? नो एलएलपी शैल बी रजिस्टर्ड। कोई भी एलएलपी रजिस्टर्ड नहीं हो सकती बाय अ नेम, किसी ऐसे नाम से, विच इन द ओपिनियन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की ओपिनियन में अनडिजायरेबल है। अब बताओ अनडिजायरेबल क्या हो सकता है? मेरे मन में बहुत गंदे गंदे नाम आ रहे हैं, लेकिन ये वीडियो अगर यूट्यूब पर जाएगी तो अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। सपोज मेरी फर्म का नाम मैंने रखा गौर स्वच्छ भारत अभियान एलएलपी, और मैं क्या बेचता हूं? मैं बेचता हूं डस्टबिन। काम तो स्वच्छ भारत का ही कर रहा हूं, बोलो हाँ। लेकिन गवर्नमेंट मुझे ये नाम रखने नहीं देगी, क्यों? क्योंकि अगर ये नाम रखा ना तो आम जनता को कैसी फीलिंग आएगी कि ये जो कंपनी है ना, ये जो एलएलपी है, इसमें कहना है गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा, यानी यही डस्टबिन खरीदने चाहिए, ये मोदी जी के बनाए हुए डस्टबिन है, मतलब गवर्नमेंट का पैट्रोनेज दिखेगा। ऐसे आपने पार्टनरशिप में ही पढ़ा था, अगर आपको याद हो, हम किंग, क्वीन, एम्पीरियल, एम्पर जैसे वर्ड यूज नहीं कर सकते। ऐसे हम अगर एलएलपी का भी कोई नाम रखना चाहते हैं, मैं एलएलपी का नाम रखना चाहता हूं नहीं फूटिया, इट्स नॉर्मल, लेकिन तुम्हारी सोच गंदी है। अगर गवर्नमेंट को लगा हाँ ये कुछ गलत सा हो रहा है, ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट करेगी अनडिजायरेबल। अब जो भी मैं नाम यूज करूंगा ना वो बड़े अजीब से लगते हैं, बट गवर्नमेंट ने ऐसा प्रैक्टिकली में किया हुआ है, बट आपको वो बहुत ही बिलो द बेल्ट एग्जांपल्स हो जाते हैं, मतलब वो यूज करने लायक नहीं है। बट एक्चुअली में किसी ने कोई नाम रखा होता है बहुत ही अजीब सा, उसने नाम अपने हिसाब से सही रखा है। क्या किसी का सरनेम हो सकता है फूटिया? क्या क्या सरनेम है तुम्हें थोड़ी ना पता है, लोगों के बहुत ही खतरनाक खतरनाक सरनेम होते हैं। उसने अपने सरनेम पर एलएलपी खोली, लेकिन गवर्नमेंट को क्या लगा कि अगर ये बस एफ का मिसयूज हो गया तो लोग इसका गलत मतलब निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे नाम है जो गवर्नमेंट को क्या लग सकते हैं? अनडिजायरेबल। इसके अलावा मैं अपनी कंपनी का नाम एलएलपी का नाम रखना चाहता हूं फेंटा एलएलपी। क्या नाम रखा? क्या फेंटा नाम रख सकता हूं? फेंटा इज अ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क ऑफ कोका कोला कंपनी। ऐसा था ना, फेंटा इज अ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क ऑफ कोका कोला कंपनी। तो अगर मेरा नाम आइडेंटिकल है, डिट्टो सेम है, किससे मैच खाता है? रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क से, या फिर किसी एलएलपी जो ऑलरेडी पहले से रजिस्टर्ड है, या फिर किसी कंपनी जो ऑलरेडी पहले से रजिस्टर्ड है। क्या मैं अपनी एलएलपी का नाम रख सकता हूं रिलायंस? क्यों? ऑलरेडी इस नाम से कंपनी है, तो मैं ऐसे नाम आइडेंटिकल है तो नहीं रख सकता। सेम टू सेम, अच्छा नियरली रिजेंबलेंस रख सकता हूं फेंटा। यहां मैं अपनी एलएलपी का नाम रख रहा हूं डोमिनोज। नहीं, ये आइडेंटिकल तो नहीं है लेकिन रिजेंबलिंग करता है। सरदार बख्श स्टारबक्स। सरदार बख्श है, इसमें केस भी चल रहा है, ठीक है। यानी कि अगर आप ऐसे आइडेंटिकल से नाम रखोगे तो क्या होगा? जिसका नाम चल रहा है उसका धंधा चौपट हो सकता है, बोलो हाँ। सरदार बख्श है, उससे आके पूछना क्या तेरे पे कोई केस चल रहा है, वो बताएगा हाँ, ठीक है। तो लोग कई बार ना ऐसा करते हैं, बिस्लेरी का बुस्लेरी, ठीक है।
हम देखें, तो वो इस नाम से एलएलपी खोल नहीं सकते, और अगर खोला है तो सेंट्रल गवर्नमेंट मना करवा देगी। अब बताओ सेक्शन 15 में तुम्हें याद क्या करना है, कितना इजी टॉपिक है। अगर आप कोई भी नाम एलएलपी का रखना चाहते हैं तो नाम के पीछे एलएलपी चिपका लो। इस तरीके से लॉ पढ़ी जाती है। लेकिन आप पता है लॉ कैसे पढ़ते हो? देखो, आपका जो डाउट है ना बेटा अभी क्लास से पहले, मैं आपके डाउट को रिजॉल्व करता हूं। अभी मुझे एक बच्चे ने बोला सर मैं 1 घंटा पढ़ा और एक पेज को पढ़ ना पाया। पता है वो बच्चा कैसे पढ़ा होगा? एवरी एलएलपी, नहीं एलएलपी भी नहीं, फुल फॉर्म है एवरी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप शैल हैव ईदर द वर्ड लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप और एक्रोनिम एलएलपी एज द लास्ट वर्ड ऑफ इट्स नेम। घंटा याद हो गई? ऐसे थोड़ी ना याद होती है कोई चीज। लाइन का मतलब क्या है? जो भी एलएलपी का नाम होगा उसके नाम प्रीफिक्स या सफिक्स, सफिक्स में क्या ऐड हो जाएगा? एलपी। ये आपको पता है ना? अब आप इसको अपनी लैंग्वेज में कैसे भी लिख दो। मार्क्स क्यों नहीं मिलते? किसने कहा नहीं मिलते? किसने कहा नहीं मिलते? घटिया यूट्यूबर्स की वीडियो देखनी बंद कर दो जो ये बताते हैं कि कॉपी ऐसी चेक होती है। मैंने क्या बोला मैं बताता हूं। मैंने बोला कि आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए कि आप सबसे पहले लॉ याद करें। अगर आपसे वो ना हो, ठीक है, ये जो मैंने आंसर दिया होगा ना आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के टाइम पे दिया होगा, तब तुमने जिंदगी में इतना सा लॉ पढ़ा था, फिर तुमने सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ा, फिर तुमने कंपनीज एक्ट पढ़ा, फिर तुमने पार्टनरशिप एक्ट पढ़ा। अब तुमने ये क्वेश्चन पूछना खुद ही छोड़ दिया है कि क्या से सेक्शन नंबर याद करने हैं। लेकिन जब तुम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे तुम्हें बड़े जोश जागृत है, यार यस हम याद करेंगे पूरा लॉ, सर सेक्शन नंबर के साथ याद करना है ना, ठीक है। और जब तुम इतने सारे एक्ट पढ़ चुके हो तुम्हें भी पता है कि एग्जाम में कितनी याद रह पाएंगे, ठीक है। तो अल्टीमेटली तुम्हें क्रक्स पता होना चाहिए। सब सेक्शन 1 क्या कह रहा है? एवरी एलएलपी वो जो भी नाम रखे उसके नाम के पीछे क्या चिपका ले। हो गया, पढ़ लिया मैंने। सब सेक्शन 2 पढ़ा ही नहीं मैंने, मेरे को क्रक्स पता है। कोई भी एलएलपी ऐसा नाम नहीं रख सकती जो सेंट्रल गवर्नमेंट को अनडिजायरेबल लगे। सेंट्रल गवर्नमेंट को कौन सा अनडिजायरेबल लगता है, इसका सेंट्रल गवर्नमेंट लिस्ट दे सकती है, या फिर जब हम अप्लाई करेंगे तो वो फॉर्म में नाम लिखेंगे, बोलेंगे सॉरी ये नाम नहीं मिल सकता, अनडिजायरेबल है। पॉइंट नंबर 2, या फिर कैसा है? आइडेंटिकल। या 2 नियरली क्या कर रहा है? रिजेंबलेंस की फीलिंग दे रहा है। किससे मैच करता है? किसी एलएलपी से, या फिर किसी कंपनी से, या फिर किसी रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क ऑफ एनी पर्सन से। अगर ये मैच करता है तो आप ये नाम नहीं रख सकते। अब बताओ इसके ऊपर आप ऐसे पढ़ाई करोगे, नो एलएलपी शैल बी रजिस्टर्ड बाय अ नेम व्हिच इन द ओपिनियन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज अनडिजायरेबल। ऐसे पढ़ पढ़ के बोलोगे ना तो घंटा याद होगा। क्रक्स पता होना चाहिए। सेक्शन 15 में क्या है? सर एलएलपी के पीछे एलएलपी नाम चिपक जाएगा। एलएलपी जो भी नाम रखेगी वो अनडिजायरेबल नहीं होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट की नजर में आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए, रिजेंबल नहीं करना चाहिए किसी एलएलपी कंपनी या रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क से। खत्म। कितने मिनट लगे मुझे इसको बोलने में? 1 मिनट भी कंप्लीट नहीं हुआ। अगला सेक्शन, सेक्शन 16, रिजर्वेशन ऑफ नेम। अगर मैं एलएलपी खोलना चाहता हूं तो कुछ होते नहीं, बच्चे पैदा तो होते नहीं है, नाम पहले से रख लेंगे, लड़का होगा तो पुच्चू, लड़की होगी तो पुच्ची। वो कुछ लोग, तो कुछ लोग क्या करते हैं, एलएलपी रजिस्टर्ड होने से पहले ही एक नाम रिजर्व करा लेते हैं। अभी RRR मूवी बनी नहीं है, लेकिन हमें उसके गाने कॉपीराइट करवाने थे, स्क्रीन पे कॉपीराइट करवानी थी, तो हमने क्या किया, हमने RRR के नाम से अपना नाम रजिस्टर्ड करवा लिया। तो कई लोग क्या करते हैं, एलएलपी खोलने से पहले ही अपना नाम क्या कर लेते हैं, रिजर्व करवा लेते हैं कि फ्यूचर में हमें ये नाम मिले ना मिले, क्या पता कोई और ना ले ले। तो फर्स्ट पढ़ना प्लीज। अब पर्सन में अप्लाई कर सकता है उस फॉर्म में, उस मैनर में, वो फीस देके रजिस्ट्रार को फॉर द रिजर्वेशन ऑफ नेम। कितनी फीस, कौन सा फॉर्म, ये हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, ये भली बात है। मतलब हमें रूल्स नहीं पढ़ने, हमें सिर्फ सेक्शन पढ़ के कोर्स में छोड़ दिया। सीएमए वाले बच्चे इंटर में क्या पढ़ते हैं, वो इनके फॉर्म के नंबर भी पढ़ेंगे, वो इनकी फीस भी पढ़ेंगे, हमें नहीं पढ़ना, हमें ये फायदा है। पढ़ो। A person may apply in such form in such manner as may prescribe with such fees to the registrar। क्या? रिजर्वेशन फॉर नेम। एप्लीकेशन देखिए क्या नाम रखेंगे, नेम ऑफ द प्रपोज्ड एलएलपी। अभी एलएलपी खुली नहीं है, जो एलएलपी खुलेगी उसका हमें ये नाम चाहिए। या फिर पहले से हम रजिस्टर्ड थे यूनिलीवर के साथ, लेकिन अब हमें अपना नाम चेंज करना है, हमें नाम रखना है हिंदुस्तान यूनिलीवर। पहले मेरा नाम था अजय देवगन, अब मैंने उसमें से GAN में से GA के बाद A हटा लिया, अब मेरा नाम है अजय देवगन। पता है सब कुछ?
अजय देवगन का नाम क्या था पहले? अजय देवगन। अब उसका नया नाम क्या है? देवगन। एस्ट्रोलॉजी। तो क्या कोई एलएलपी नाम रखने के बाद अपना नाम चेंज कर सकता है? पहले यूनिलीवर था कंपनी का नाम, उसने बाद में रखा हिंदुस्तान यूनिलीवर। इससे फीलिंग कैसी आती है कस्टमर को? ये हिंदुस्तानी कंपनी है, तो प्रोडक्ट बिकने में आसानी होती है। तो लोग क्या अपनी एलएलपी का नाम रखने के बाद क्या फ्यूचर में चेंज कर सकते हैं? हाँ या ना? हाँ, कर लो, क्या फर्क पड़ता है? तो द नेम टू विच द एलएलपी प्रपोज टू चेंज इट्स नेम, तो वो क्या कर रहे हैं? अपना एलएलपी का नाम क्या करना चाहते हैं? चेंज। इन दोनों के लिए एप्लीकेशन किस सेक्शन में जाएगी? 16 में जाएगी। अपॉन रिसीट ऑन एप्लीकेशन, जब आपको रिसीट मिल जाएगी, किसको? रजिस्ट्रार को। प्रॉपर पैसे मिल गए, प्रॉपर फीस मिल गई, और वो सेटिस्फाई हो गया कि हाँ ये नया नाम, अच्छा जो नया नाम होगा वो भी कैसा होगा? वो भी अनडिजायरेबल नहीं होना चाहिए, वो भी आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए, वो भी किसी रिजेंबल नहीं करना चाहिए। अरे बोलो हाँ, चलो ठीक है। एज द रूल्स प्रिस्क्राइब बाय सीजी, तो वो आपका नाम क्या कर लेगा? रिजर्व कर लेगा। क्या कर लेगा? एंड इज नॉट वन विच मे बी रिजेक्टेड ऑन एनी ग्राउंड रेफर टू सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 15। और ये नाम कब तक रिजर्व रहेगा? 3 महीने तक। यानी जब आपने नाम रखा है उसके 3 महीने के अंदर तो नाम चेंज करवा लो, या 3 महीने के अंदर अपनी एलएलपी खोल लो, अदरवाइज ये नाम आप यूज नहीं कर पाओगे। ये बात कहां लिखी हुई? सेक्शन 16 में। सेक्शन 15 में क्या पढ़ा? क्या नाम रख सकते हैं। सेक्शन 16 में क्या पढ़ा? नाम के लिए अप्लाई कैसे करेंगे, और वो अप्लाई करने के बाद कब तक रहेगा नाम। उसके अंदर आपको या तो एलएलपी उस नाम से खोल लेनी है, या एलएलपी का नाम चेंज करवा देना है। ठीक है। इसके अलावा चेंजेस ऑफ नेम ऑफ एलएलपी, सर सेक्शन 17 और फिर सेक्शन 16 में अंतर क्या अंतर है? यहां क्या कह रहे हैं? नाम चेंज करवा रहे हैं, तो लैंग्वेज पढ़ते हैं, आओ लैंग्वेज पढ़ते हैं। अमेंडमेंट बीएस में रेडेड है। नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 15 एंड 16, क्या लिखा है? नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 15 और 16। अब आप ये पढ़ना जान चुके हो। नॉटविथस्टैंडिंग मतलब ये बात अमान्य हो जाएगी। कौन सी बात अमान्य हो जाएगी? सेक्शन 15 में आपने नाम रखा, सेक्शन 16 में आपने नाम के लिए रिजर्वेशन करवाए। हम कह रहे हैं 15-16 की कोई औकात ही नहीं, अमान्य, इनवैलिड। इफ दो इनएडवर्टेंस, इनएडवर्टेंस मतलब गलती हो गई। बेटा बस थोड़ा पढ़ने फोकस करेंगे, पढ़ रहे ना, पीछे कौतूहल मच रहा है, पढ़ो। इफ इनएडवर्टेंस मतलब होता है गलती हो जाना। अगर गलती हो गई, किससे गलती हो गई? सेंट्रल गवर्नमेंट ने, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपको डोमिनोज नाम अलॉट कर दिया। ऐसा कैसे पॉसिबल है कि डोमिनोज नाम अलॉट कर दिया, क्योंकि डोमिनोज बहुत मैच खा रहा है किससे? डोमिनोज से। फिर भी कैसे अलॉट कर दिया? बिकॉज हम ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं होगा। सिस्टम कैसे होगा? मैनुअल। दिल्ली में मैनुअली कोई डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड हो रहा है, क्या मुंबई की कंपनी को पता होंगे? ये कब पता होंगे? जब सेंट्रलाइज होगा, कंप्यूटर में डालेंगे, कंप्यूटर में जैसे ही डालेंगे वो बोलेगा इस नाम से ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। बट मैनुअल डॉक्यूमेंटेशन में तो पता ही नहीं चलेगा। पता चलने में क्या लग सकता है? समय लग सकता है। अरे हाँ, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी गलती नहीं मानेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कहे, ध्यान से पढ़ना फीस। इफ थ्रू इनएडवर्टेंस, अगर गलती की वजह से अ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप ऑन इट्स फर्स्ट रजिस्ट्रेशन या ऑन इट्स रजिस्ट्रेशन ऑफ अ न्यू बॉडी कॉर्पोरेट, इट्स रजिस्टर्ड नेम इज रजिस्टर्ड बाय अ नेम, उसका नाम रजिस्टर्ड हो गया बाय अ नेम विच इज क्या है? विच इज क्या है? आइडेंटिकल है विद और टू नियरली रिजेंबल कर रहा है दैट ऑफ एनी अदर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप और अ कंपनी or a registered trademark of a proprietor under Trademark Act 1999 as is likely to be mistaken of it, then on application of such limited liability partnership or proprietor referred in clause A and B respectively of a company, central government may direct कर सकती है that such limited liability partnership कि तुम अपना नाम चेंज करो और न्यू नेम विद इन अ पीरियड ऑफ 3 मंथ डिसाइड करके हमें बताओ कि आपने नया नाम क्या रखा, रजिस्ट्रार को बता देना। क्या कहना चाह रहा है वो कहना चाह रहा है आपने शुरुआत में कोई नया नाम रखा, या फिर आपने नाम तो कुछ और रखा था लेकिन फ्यूचर में नाम चेंज करवाया। तो जब भी आपने नाम रखा या नाम चेंज करवाया और हमने आपका नाम रजिस्टर्ड कर दिया था, किस में किया होगा? सेक्शन 16 में। कह रहे वो बातें अमान्य हो गई, यानी हमने जो आपको नाम दिया भी था ना उसकी कोई वैल्यू नहीं है और हम अपनी गलती नहीं मान रहे। हम आपसे ये कह रहे हैं कि 3 महीने में क्या करो?
नाम चेंज करो। हम कह रहे हैं करना पड़ेगा, और गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है तो करना पड़ेगा। ध्यान से पढ़ना, प्रोवाइडेड दैट एन एप्लीकेशन of the proprietor of the registered trademark shall be maintainable within a period of 3 years from the date of incorporation या registration या change of name of the limited liability partnership under this act। मतलब मैंने अपना नाम डोमिनोज रखा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने मेरे को डोमिनोज नाम अलॉट कर दिया, रजिस्ट्रार ने कहा डोमिनोज नाम चलेगा, लेकिन बाद में डोमिनोज को पता चला, डोमिनोज को डोमिनोज के बारे में कब तक नहीं पता चला होगा? जब तक डोमिनोज एक छोटे से गांव में या कस्बे में धंधा कर रहा होगा, पता ही नहीं चला। अब डोमिनोज ने धंधा, मतलब डोमिनोज ने बहुत पैसा आ गया डोमिनोज के पास, अब डोमिनोज ने ऑल ओवर इंडिया जगह जगह क्या खोली है? फ्रेंचाइजी। और वो फ्रेंचाइजी खुलते ही डोमिनोज को पता चला ये तो मेरे नाम है, और इसका तो कलर लोगो भी सेम है। आपने पेपाल का नाम सुना है? किसने पेपाल सुना है? पेपाल, पेपैल, पेपाल वो तो डिपेंड करता है। वेरी गुड। क्या आप बता सकते हो पेपाल ने पेटीएम को कॉपी किया या पेटीएम ने पेपाल को कॉपी किया? कलर कॉम्बिनेशन तक देख लो, डिट्टो सेम है जो पेटीएम के, पीछे बैकग्राउंड व्हाइट, डार्क ब्लू, स्काई ब्लू। तो क्या पेपाल जब इंडिया में आएगा तब उसे पता चलेगा पेटीएम तो मेरी लोगो, मेरी कलर कॉम्बिनेशन से पंगा कर रखा है। तो क्या पेपाल इंडिया में आके बिजनेस करना चाहता? पेपाल एक इंटरनेशनल बॉडी, हर जगह है उसका, अब वो इंडिया में आके धंधा करना चाह रहा है। जब इंडिया में आया तो झांका, और झांक के क्या पता चला? पेटीएम करो। इंडिया में कुछ भी ओरिजिनल नहीं है, बिग बॉस तक कॉपीड है, बिग बॉस भी कॉपीड है, इंडियन आइडल भी कॉपी है, मास्टर शेफ भी कॉपी है, सब कॉपीड है इंडिया में। तो इंडिया में शार्क टैंक भी कॉपी है। तो इंडिया में जो भी है, पेपाल जैसे इंडिया, अरे ये तो मेरा लोगो है, तो पेपाल वाला क्या करेगा? वो इंडियन कोर्ट में केस करेगा पेटीएम के ऊपर, और चल रहा है केस। और तुम्हें तो पता ही है केस इंडिया में क्या होते हैं चलते रहते हैं। अब हम लॉ पढ़ रहे हैं, तो जब डोमिनोज को पता चला हुआ कि डोमिनोज के नाम से ऐसी संस्था है, तो डोमिनोज भी क्या कर सकता है? ध्यान से पढ़ना, प्रोवाइडेड दैट एप्लीकेशन किसने डाली है? मालिक। किसके मालिक ने? रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। तो डोमिनोज के नाम से धंधा करने का राइट किसके पास है? डोमिनोज कंपनी के पास। तो उसने, उसकी भी बात मेंटेनेबल है, उसकी बात भी रखी जाएगी। कब तक रखी जाएगी? विद इन अ पीरियड ऑफ 3 years। यानी कि वो जो डोमिनोज होगा, डोमिनोज जो होगा वो किसको बताएगा? सीजी को, और सीजी फिर किसको बोलेगा? चल डोमिनोज नाम चेंज कर। तो ऐसे डोमिनोज कब तक बता सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट को? जिस दिन नाम रखा गया या जिस दिन नाम चेंज हुआ, वहां से कितने साल तक? क्या लोग इसका मिसयूज कर सकते हैं? कैसे? कंपनी सेम नाम से खोले और 3 साल तक दिखो ही मत, मतलब बड़े लेवल पे, और फिर ऐसी बातें कोर्ट में जाती हैं, बचोगे तो कहीं से भी नहीं। फिर ऐसी बात कहां जाएंगी? और कोर्ट तुम्हें पता ही है चलता है, तो चलता है। एयरसेल खुली थी ऐसे कंपनी, नाम याद है? पहले एयरटेल का लोगो कुछ ऐसा सा था, ये रेड कलर का, ये व्हाइट कलर का। फिर एयरसेल खुला, उसका ये डार्क ब्लू था, ये व्हाइट कलर था। एयरसेल और टेल में अंतर ही कितना है? टी और सी का। टी मतलब टेलीफोन, सी मतलब सेलुलर फोन। बड़ा सिंपल सा है ना। बोलो भैया एयरटेल रिचार्ज करो, एयरटेल का सिम दो, एयरटेल का नहीं है, एयरसेल का, एयरसेल का मांगूंगा, एयरटेल, हाँ एयरसेल का ही होगा, दे दो। तो लोगों को ना इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं होती खरीदने परचेस करने में। तो एयरटेल ने किसके ऊपर केस किया कि जज साहब ये तो सेम नाम यूज कर दिए, इसलिए केस तो चलेगा लंबा। एयरटेल ने लोगो ही चेंज कर दिया, टा, उसका फिर ए ऐसा हो गया। उसने को पता है इसका तो केस चलता है, और फिर एयरसेल लिक्विडेट हो गई, एयरसेल कंपनी बंद हो चुकी है। ठीक है, खैर वो सब बातों के लफड़े में ना पड़े, जिससे पहले लॉ पढ़ ले। लॉ कह रहा है कि सर अगर किसी का नाम पहले से रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है और आपने अपना नाम वैसा रखा है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को बात पता नहीं है, आप सेंट्रल गवर्नमेंट को बात बताओ। और आप कब तक बता सकते हो ये बात? 3 साल। तो लॉ में आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे वो आपको समझना है। एग्जाम में क्वेश्चन है, उसको पता चला 2 साल के अंदर, तो क्या उसकी बात मेंटेनेबल है? आप बोलेंगे यस। उसे पता चला 6 साल के बाद, क्या उसकी बात मेंटेनेबल है? अगर लॉ की टर्म्स देखे तो सिर्फ कब तक मेंटेनेबल है? 3 साल तक। ओके, अरे हाँ हाँ हाँ, ये कौन कर रहा है बातें? सब सुन रहे हैं ना, पढ़ाई तो कर रहे हो ना तुम? चलो बातें मत करो बेटा प्लीज।
समझ नहीं आएगा, एलएलपी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लैंग्वेज वाइज कॉम्प्लिकेटेड है, वैसे बहुत ईजी है। वेयर अ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप चेंजेस इट्स नेम, अगर उसने नाम चेंज कर लिया और ऑब्टेन कर लिया क्या, नया नेम, क्यों करना पड़ा होगा चेंज, खुद से या सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा इसलिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा इसलिए, तो वो ये बात 15 दिन के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा 30 दिन में चेंज कर लिया, जब चेंज किया वहां से 15 दिन, जब चेंज किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा 30 दिन में चेंज करो, हमने 25 दिन में ही चेंज कर लिया, तो 15 दिन कहां से काउंट होंगे, 25वें दिन से। तो वहां से 15 दिन के अंदर किसको बताना है, रजिस्ट्रार को बताना है, किसको बताना है, और साथ में क्या चिपका के देनी है, रजिस्ट्रार बोलेगा क्यों नाम चेंज किया, सेक्शन 16 में, नहीं नहीं सेक्शन 17 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा था नाम चेंज करने के लिए, ये देखो उसका ऑर्डर, इसलिए नाम चेंज करना पड़ रहा है, तो ठीक है आपको उसका ऑर्डर भी देना पड़ेगा। हु शैल कैरी आउट द नेसेसरी चेंजेस, तो रजिस्ट्रार क्या करेगा, नेसेसरी चेंजेस करेगा और आपको नया सर्टिफिकेट इशू कर दोगे, किस नाम से, नए नाम से, इस कंपनी का नाम ये है, इसका रजिस्टर्ड ऑफिस यहां है, ब्ला ब्ला ब्ला। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन विद इन कब तक देगा वो आपको, 30 डेज के अंदर, ऑफ सच चेंज इन द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन सच लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप शैल चेंज इट्स नेम इन द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट, और अगर नाम चेंज हो गया तो एग्रीमेंट में भी वो नाम चेंज बदल जाएगा। हाँ हाँ हाँ, अरे हाँ है ना, जैसे पहले एग्रीमेंट में क्या लिखा होगा, पार्टनर ये कर सकते हैं, डोमिनोज ये कर सकते हैं, लेकिन नाम तो डोमिनोज तो रख नहीं सकते, तो नाम आपने रखा पिज्जा पराठा, तो पार्टनर ये कर सकते हैं, पिज्जा पराठा ये कर सकते हैं, यदि पूरी डीड में पूरे एग्रीमेंट में जगह जगह क्या चेंज करना पड़ेगा, एलएलपी का नाम चेंज करना पड़ेगा। आई बात समझ। नेक्स्ट, अगर नाम चेंज नहीं किया तो नहीं करते, जो उखाड़ना है उखाड़ ले, तो सेंट्रल गवर्नमेंट यहां पे आपका खुद से नामकरण कर देगी। तुमने क्या नाम रखा था, डोमिनोज, अरे बोलो हाँ, डोमिनोज को 2 साल के अंदर पता चला सेंट्रल गवर्नमेंट से कहा, सेंट्रल गवर्नमेंट बोला नाम चेंज करो, आपने नाम चेंज नहीं किया, तो सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी कंपनी का नाम रख देगा पप्पू पिज्जा। आप तो कर नहीं रहे ना, आप तो कर नहीं रहे, तो सबसेक्शन 3 पढ़ेंगे। इफ द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इज इन डिफॉल्ट करिए किसमें, कंप्लाइंग विद एनी डायरेक्शन गिवन अंडर सबसेक्शन 1, तो सेंट्रल गवर्नमेंट शेल अलॉट करेगी एक नया नाम टू द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इन सच मैनर एज में बी प्रेस्क्राइब्ड, एंड द रजिस्ट्रार शेल एंटर द न्यू नेम इन द रजिस्टर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इन प्लेस ऑफ ओल्ड नेम, एंड इशू कर देगी क्या, किस नाम से, पप्पू पिज्जा के नाम से। हाँ, आपको तो एक गंदा ब्रांड नेम मिल गया, इस नाम से तो और नहीं चलेगा, बोलो हाँ। तो ऐसे में आप सेक्शन 16 का यूज कर सकते हो, यानी आप फिर से नाम चेंज कर सकते हो। तो मैंने अपने बच्चे का नाम रखा, उसको मेरा दिया हुआ नाम पसंद नहीं आया, तो क्या वो बड़े होने के बाद तो नाम चेंज कर सकता है, जैसे अजय देवगन ने किया, ये हटा लिया उसने अजय देवगन में से, बोलो हाँ। हाँ, तो आप अपना नाम कभी भी चेंज, तो क्या लिखता है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने गंदे नाम दे दिया, आपको वो नाम पसंद, तो सेंट्रल गवर्नमेंट तो खुद ही कही थी नाम बदल ले, तुमने नहीं बदला, इसे क्या करना पड़ा, सेंट्रल गवर्नमेंट को आपको नया नाम देना पड़ा। तो प्रोवाइडेड दैट नथिंग कंटेन्ड इन दिस सबसेक्शन, जो भी सेक्शन में लिखा हुआ है, ठीक है, नथिंग कुछ भी आपको प्रिवेंट नहीं कर सकता, रोक नहीं लगा सकता लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को कि आप फिर से अपना नाम चेंज नहीं कर सकते एज पर सेक्शन 16। और क्या 16 में नाम चेंज कर सकते हैं, यही तो पढ़ा था। तो 16-17 में अंतर क्या है, 16 में खुद से नाम चेंज कर रहे हैं या खुद से नाम रिजर्व करवा रहे हैं, और 17 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑर्डर पास किया है, इस वजह से नाम चेंज करना पड़ रहा है। तो 15, 16, 17 सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में थे, नाम के बारे में थे। शुरू करेंगे सेक्शन 15, शुरू हो जाओ, सब फुल स्क्रीन कर देना, ये सब बच्चे अब रीड करेंगे। हाँ जी बेटा बोलो। फाइन की बात अलग है, हम क्या कर रहे हैं वो पढ़ रहे हैं, फाइन तो अलग है, वो तो चलता रहेगा। हाँ हाँ, जिसका भी फाइन किसने पूछा, फाइन चलता रहेगा, ठीक है। पढ़ेंगे सेक्शन 15 पढ़ेंगे, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, फुल स्क्रीन कर देना सर। ये पार्ट क्या हो गया है, अमेंडमेंट। पढ़ा 15, तो कोई तुमसे पूछे 15 में क्या लिखा है, क्या बोलोगे, नाम के पीछे एलएलपी लिखा होता है, जो भी नाम रखेंगे एलएलपी का वो अनडिजायरेबल सेंट्रल गवर्नमेंट की नजर में, आइडेंटिकल
रिजेंबलेंस नहीं होना चाहिए एलएलपी कंपनी या रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क से, खत्म। अरे बोला, इवन आपने ये तक नहीं याद किया कि रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का एक्ट कौन सा है, तब भी ठीक ही लिखा आपने। अगर एक्ट का नाम नहीं याद है, आपने बस क्या लिखा है, ट्रेडमार्क के नाम से मैच, ठीक है, इतना काफी है। सेक्शन 16, हम एलएलपी ओपन करने से पहले भी नाम रख सकते हैं, और एलएलपी होने के बाद नाम कभी चेंज करना हो तो बाद में भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने पहले नाम रखा है एलएलपी ओपन करने से, तो कितने महीने तक वो नाम रिजर्व रह सकता है? 3 महीने तक। सेक्शन 17, 15-16 में जो कुछ भी लिखा है वो क्या हो गया? अमान्य। यानी कोई भी सर्टिफिकेट इशू हो रखा हो, किसी भी नाम से बेशक तुम रजिस्टर्ड हो गए हो, हम उस नाम को नाम नहीं मानेंगे। ऐसा कहां लिखा हुआ है? 17 की शुरुआती लाइनों में। तो सीजी या तो खुद से सुओ मोटू अपनी मर्जी से दे सकती है, या फिर सीजी किसके कहने पे दे सकती है? जिसके पास ऑलरेडी उस नाम से रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क था। लेकिन वो इंसान सीजी को कब कह सकता है? 3 साल के अंदर। सीजी आपको कितने महीने का समय दे रही है? ठीक, ओके। अब क्या है, खुद से कर सकते हो या नहीं कर सकते? करोगे तो कर लो। चेंज करेंगे कितने दिनों के भीतर बताना है रजिस्ट्रार को, साथ में क्या चिपका के देना है। और जज ने आपने दे दिया, उसके 30 डेज के अंदर क्या इश्यू हो जाएगा आपको? नया सर्टिफिकेट नए नाम के साथ। आगे बोलो हाँ। और अगर नहीं किया तो गवर्नमेंट अपनी साइड से कोई नया नाम चिपका देगा, रजिस्टर आपको उस नए नाम से क्या दे देगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सेक्शन 16 में जाके दोबारा नाम चेंज नहीं कर सकते, कर लो। लेकिन कोई भी बड़ी कंपनी ना ब्रांड नेम इतना जल्दी जल्दी चेंज, बिकॉज ब्रांड को बनने में समय लगता है, इतने मैंने नाम ही चेंज कर लिया। ग्रोफर बना ब्लिंकिट, ब्लिंकिट बना जोमेटो, जोमेटो बना स्विगी, बाबा थोड़ी ना होगा। क्या होता है, बहुत ही रेयर होता है कि ग्रोफर को ब्लिंकिट बनाने में कितना खर्चा होता होगा ना हो। ग्रोफर बना ब्लिंकिट, उसके होर्डिंग लगते होंगे, कितना खर्चा होता होगा ग्रोफर बुलाने में, और ब्लिंकिट नाम है, फिर ब्लिंकिट क्या क्या बोले, व्हाट्सअप, ठीक है, ब्लिंकिट बना व्हाट्सअप। ऐसे जब बार बार आप नाम चेंज करोगे ना, लोगों को फिर वो लोगों नाम याद नहीं रहेगा। आप पार्ले जी का बिस्किट दूर से देख के बता सकते हो, उसका पैकेजिंग तक चेंज नहीं करते वो लोग, बोलो हाँ। तब दूर से वो लाल पीली सी लाइनें देख के दादा ये पार्ले जी का बिस्किट है। तो लोगो ब्रांड नेम बहुत मैटर करता है, इसलिए कोई इतनी जल्दी नाम चेंज नहीं करता। सर दिस इज द मिनिएचर ऑफ सेक्शन 15, 16, 17, शॉर्ट वर्जन। तो एक जमाने में, सुन लेना प्लीज ध्यान से, अगर आप एग्जाम में कोई क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, मैं क्वेश्चन दिखा देता हूं आपको। ये रहा क्वेश्चन, क्वेश्चन बैंक में। अगर आप आईसीए का क्वेश्चन बैंक देखेंगे और उसमें क्वेश्चन नजर आएगा क्या, यार दिख ही नहीं रहा मुझे, ये क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? एक्सप्लेन द, मेरे को स्क्रीन पे ले लेना सर। एक्सप्लेन द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ इनकॉर्पोरेटेड लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एंड स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन द। अब स्टेप्स जैसी वर्ड पढ़ा ना तो आपको क्या दिखेगा, स्टेप्स टू इनकॉर्पोरेट एलएलपी। अब ये क्वेश्चन तब आया था जब आईसीए ने सेक्शन 11, सेक्शन 12, 13 इलैबोरेटिव नहीं दे रखा था। यानी उस टाइम पे एलएलपी कितने पेज, कितने मार्क्स का था, मतलब कितने पेजेस का था? 6 पेजेस का एलएलपी था। तब भी उसमें से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता था? 5। 6 पेज बढ़ा के 14 पेज किए, अभी भी कितने मार्क्स का आता है? 5। 14 पेज बढ़ा के 18 पेज किए, अभी भी कितने मार्क्स का एक्सपेक्टेशन है? 5। यानी आईसीए डे बाय डे एलएलपी बढ़ाता जा रहा है, मार्क्स अभी भी 5 ही है। ठीक है, अभी तक, क्या पता एग्जाम में बढ़ जाए, अभी तक का हिसाब 5 के हिसाब से। तो एक जमाने में ना आईसीए में 11, 12, 13 नहीं थे, ये चुन्नू मुन्नू सी बातें थी, ये बिना किसी सेक्शन के डिफाइंड है। पढ़ना जरा, स्टेप्स क्या पढ़ना। सबसे पहले हम नाम को रिजर्व कराएंगे। वहां क्या पढ़ा था? एज फॉर्म प्रेस्क्राइब्ड। यहां फॉर्म का नाम भी पढ़ रहे हो, फॉर्म का नाम क्या है?
जब आप नाम के लिए अप्लाई कर लोगे तो फिर आप फाइल ई फॉर्म 2 फाइल करोगे और उसमें क्या करोगे, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे। और ये सारी बातें तुमने कहां पढ़ी, सेक्शन 11 के अंदर, याद है ऐसा कुछ। उसके बाद नाम हो गया रजिस्टर्ड, ठीक है, कंपनी रजिस्टर्ड कर ली। अब आप एलएलपी एग्रीमेंट बनाओगे पार्टनर्स का, दूसरे पार्टनर के साथ, पार्टनर का एलएलपी के साथ एग्रीमेंट, पार्टनरशिप डीड बनाओगे और ई फॉर्म 3 में जमा कर दोगे कितने दिनों के अंदर, 30 डेज के अंदर। कहां से, जिस दिन से आपकी एलएलपी इनकॉर्पोरेट हुई है। तो ये एक मिनिएचर वर्जन है। क्या इसमें सेक्शन 15, 16, 17 सब आ गए? अरे हाँ है ना। 15, 16 किस में आ गए, नेम रिजर्वेशन में, बोलो हाँ। सेक्शन 11, 12 किस में आ गए, और 11, 12 में क्या देना पड़ता है, एग्रीमेंट भी देना पड़ता है। तो ये पहले समराइज वर्जन था, लेकिन अब हमारे पास क्या है, फुल फ्लैट सेक्शन नंबर 11 है। तो आज के टाइम पे कोई पूछेगा इनकॉर्पोरेशन के स्टेप्स क्या है, तो क्या लिख के आओगे, सेक्शन 11। आई बात समझ। प्रॉब्लम क्या हुई, आईसीए ने इसको डिलीट नहीं किया, तो बच्चों को दिक्कत आ जाती है कि इनकॉर्पोरेशन में क्या लिखे, ये वाला लिखे या नया वाला लिखे। तो ये भी ध्यान से पढ़ना है कि ये भी पढ़ लेना कि ये किस अटेम्प्ट में था और उस अटेम्प्ट का स्टडी मटेरियल कितना पतला था, ठीक है। अब स्टडी मटेरियल बढ़ गया है तो अब स्टेप्स का आंसर भी चेंज हो जाएगा। पहले डेजिग्नेटेड पार्टनर, प्लीज अपनी बुक चेक करो पुरानी वाली। पहले डेजिग्नेटेड पार्टनर में कितने सबसेक्शंस थे, 1 या 5, 1 या 6? सबसे आगे लिखा होगा ना, टैबुलर फॉर्मेट में डेफिनेशंस पढ़ाई थी। डेजिग्नेटेड पार्टनर सेक्शन 7 पुरानी बुक का, कितने कितने पैराग्राफ हैं, 1। और अब नए एक्ट के हिसाब से कितने, अमेंडमेंट आई है ना ये सब, ये सब सेक्शन 2, 3, 4, 5, 6। तो आज के टाइम में कोई इस क्वेश्चन बैंक का दिखाता हूं, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर देखो कितना सा होगा इसका आंसर, ये रहा, खत्म हो गया इतने में। लेकिन तुम्हें अब क्या लिख के आना पड़ेगा, जिसको आप डीपी बना रहे हो उसका कंसेंट फॉर्म लेना पड़ेगा, वो कंसेंट फॉर्म रजिस्ट्रार को देना पड़ेगा, जो डीपी बनाएगा उसको डीपिन लेना पड़ेगा। डीपी लेने के प्रोसीजर वही है जो कंपनीज एक्ट में है, डिन नंबर लेने के, म्यूचुअलिटीज में चेंजेस लग जाएंगे, ये सब बातें क्या करनी पड़ेंगी। लेकिन जो आपके पास एग्जाम कैप्सूल है उसमें क्या आंसर है, अमेंडमेंट से पहले का। तो आपको इसमें क्या करना है, वो नया पार्ट भी ऐड करके लिख के आना पड़ेगा। आई बात समझ। तो अगर आप किसी पास्ट के क्वेश्चन से डेजिग्नेटेड पार्टनर का आंसर सिर्फ इतना सा पढ़ के जा रहे हो तो आर्ग्यूमेंट मत करना, सर यहां तो रेसिडेंट का मतलब 182 डेज लिखा है, आपने तो 120 पढ़ाया था। बेटा वो जो क्वेश्चन है वो पिछले अटेम्प्ट का है और उस अटेम्प्ट तक यही लिख के आते थे। ये किस अटेम्प्ट के लिए बदला है आंसर, आपके एग्जाम के लिए, समझो, नवंबर 2022 और उसके बाद के बच्चों के लिए। तो पुराने आईसी की बुक में अगर आपको ये आंसर देखने को मिले तो ये मत समझना कि आर्ग्यूमेंट का इश्यू है, सर ने गलत पढ़ा दिया। अमेंडमेंट आ गई है, क्या आ गई है, तो हमें अब अमेंडमेंट आंसर लिख के आना है, ठीक है। चलो अब एक बच्चे, हाँ जी बेटा दिखाता हूं पेज। मैंने आज पढ़ा सेक्शन 15, सेक्शन 16, सेक्शन 17 और मुझे ऐसा लगता है यहां तक पढ़ते पढ़ते एक पेज हो गया। एक पेज को समझाने में अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ। और अगर इस एक पेज को अभी आपसे पूछूं, सेक्शन 15 नाम के बारे में, नाम के पीछे क्या चिपका होगा, एलएलपी। नाम कैसा होना चाहिए, नहीं अनडिजायरेबल नहीं होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के ओपिनियन में अनडिजायरेबल नहीं होना चाहिए, आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए, रिजेंबल नहीं करना चाहिए, किससे, एलएलपी, कंपनी, रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क से। सेक्शन 16, क्या हम कंपनी के फॉर्म करने से पहले ही नाम रिजर्व कर सकते हैं, कितने महीने तक रिजर्व रहेगा, 3 महीने तक। सेक्शन 17, सेंट्रल गवर्नमेंट को आपका नाम अशोभनीय लगा या फिर किसी से मैच खाता हुआ लगा तो वो आपसे कह सकती है कि 3 महीने के अंदर नाम चेंज करो। इसके अलावा कोई और भी सेंट्रल गवर्नमेंट से कह सकता है 3 साल तक, कौन, जिसके नाम पे रजिस्टर्ड ऐसा नाम होगा। इसके अलावा अगर आपने नाम चेंज कर लिया, सबसेक्शन 2 नाम चेंज कर लिया तो आपको ये बात कितने दिन के अंदर बतानी है, किसको, रजिस्ट्रार को। साथ में क्या चिपकाना है, ऑर्डर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके अलावा आपको फिर नया शेड्यूल मिल जाएगा 30 दिन के अंदर नए नाम के साथ। लेकिन अगर आपने नहीं किया तो सब सेक्शन 3, तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी साइड से आपका कोई नाम चिपका देगा, रजिस्ट्रार उस नए नाम से आपको दे देगा। हालांकि उस नए नाम के होने की वजह से आपके पास सेक्शन 16 का अधिकार चिंता नहीं है। सेक्शन 16 में आप फिर से नाम चेंज, इसको रिवाइज करने में मुश्किल से मुझे आई थिंक 2 से 3 मिनट लगा होगा अभी,
ऐसे ही याद करते हैं लोग और ऐसे ही रिवाइज करते हैं। लेकिन आप कैसे याद करने बैठ गए? वेयर अ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप चेंज इट्स नेम, ये समझने के लिए पढ़ रहे थे पूरी लाइन, अब समझ लिया ना, अब लिख क्या उसको? पक्का? कितना टाइम लगा रिवाइज करने में? ठीक, और तुम्हें कितना टाइम लगता है? क्यों लगता है 1 घंटा? उसका रीजन जान। अल्टीमेटली आपको बिजनेस स्टडीज भी तो ऐसे ही याद की होगी, ऐसी करनी है, ठीक है? तो लॉ याद करना मुश्किल है या इजी है? अगर ऐसे पढ़ोगे, प्रोवाइडेड दैट, सर याद नहीं हो रहा, सर बड़ी टफ लैंग्वेज है, तो हो ही नहीं सकता। सर अपनी लैंग्वेज में लिख के, और कौन सी लैंग्वेज में लिख के आओगे? अपनी का मतलब इंग्लिश, और ग्रामर ठीक हो, सेंटेंस समझ आए, खत्म खत्म। प्रॉब्लम क्या होती है ना, ये सब बातें तुम्हें अकाउंट्स में दिक्कत नहीं देती, बिकॉज अकाउंट में टीचर से लाइन से नहीं पढ़ाता। अकाउंट्स में टीचर कैसे पढ़ाते हैं? देखो बेटा, ए है, बी है, सी है, अगर बाकी द्वारा बाहर जाके एक्स के साथ कोई कांटेक्ट किया तो सी के द्वारा किए कांटेक्ट के लिए ए और बी फंस जाएंगे, हो गया यार। लेकिन लॉ में क्या पढ़ोगे? इफ एनी कॉन्ट्रैक्ट डन बाय सी विद इन implied authority within the name of partnership firm, तो all partner for the act of that partner is liable। तो लॉ की लैंग्वेज थोड़ी ऐसी ही होगी, आई बात समझ? आओ, पार्टनर्स एंड द रिलेशंस पढ़ रहे हैं, पढ़े पढ़े। चलो, नेम वाला पार्ट फिर भी थोड़ा इंटरेस्टिंग था, बिकॉज ये हमने कहीं ना कहीं थोड़ा सा इसमें कुछ नयापन था। अब जो पढ़ूंगा ये डिट्टो मैच करता हुआ ऐसा लगेगा कहां का, तो अगर पढ़ रखा होगा सही है तो सेम सेम सा है, आगे बढ़ो, और अगर नहीं पढ़ रखा होगा सही तो सेम सेम सा है, समझा दो। वो नहीं आता, ठीक है? दोनों केस में दिक्कत हो सकती है, इसलिए प्लीज पढ़ते जाएंगे। पढ़े, इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है, पढ़ेंगे। ये आप ओल्ड बुक से भी पढ़ सकते हैं, ये वाला पार्ट पढ़ो। सेक्शन 22 बेटा, सेक्शन 22 मेन हेडिंग क्या है? पार्टनर्स और उनका आपस में संबंध, रिलेशन, एलिजिबिलिटी ऑफ पार्टनर। इसका मतलब है सेक्शन 22 सबसे पूछा है पार्टनर कैसे बनेगा। आप मुझे बताओ, एक मेंबर कैसे बनता है, एक शेयर होल्डर कैसे बनता है? जब कंपनी रजिस्टर्ड होती है तो क्या कुछ मेंबर साइन करके देते हैं एमओयू में? क्या वो शेयर होल्डर है? लेकिन वो कमिटमेंट कर रहा है कि मैं कंपनी रजिस्टर्ड होने के बाद एटलीस्ट इतने शेयर तो खरीदूंगा, तो वो क्या है ऑटोमेटिकली मेंबर। जबकि शुरुआत में मेंबर नहीं था, कौन था वो? सब्सक्राइबर वर्ड पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा? हाँ है ना? ऐसे यहां पे कौन पार्टनर बनेगा? जब हम पार्टनरशिप डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे होंगे तो उस डॉक्यूमेंट में, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में क्या होगा? तो पूछोगा पार्टनर कौन है, डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन है। तो मैंने वहां पार्टनर के आगे जो कॉलम था उसमें क्या लिख दिया? ए बी सी। तो एबीसी कौन? चाहे उनके बीच कोई पार्टनरशिप एग्रीमेंट हुआ हो या ना हुआ हो, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में ए बी सी का नाम है एज अ पार्टनर, ये कौन है? अच्छा, अब हमें डी को भी पार्टनर बनाना है, लेकिन एलएलपी तो रजिस्टर्ड हो गई एबीसी के नाम से, तो अब डी को कैसे पार्टनर बनाएंगे? एग्रीमेंट करके। एबीसी क्या डी पार्टनर बनेगा? पार्टनर बनाए बनाए बनाए, सब ने हाँ कह दिया, तो पार्टनरशिप डीड नहीं लिखी जाएगी कि अब नए पार्टनर कौन है? ए बी सी डी, और जो नई डीड है किसको दे देंगे? रजिस्ट्रार को। खत्म बात। अरे बोलो हाँ, पढ़ो क्या लिखा है? ऑन द इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी, एलएलपी को इनकॉर्पोरेशन कराते समय द पर्सन्स हु सब्सक्राइब्ड देयर नेम, द पर्सन हु, जो उन्होंने नाम दिया था एलएलपी ऐसे करते समय, टू द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट शैल बी इट्स पार्टनर। वो लोग कौन है? पार्टनर। एंड एनी अदर पर्सन मे बिकम पार्टनर ऑफ द एलएलपी बाय और इन अकॉर्डेंस विद द, उसके बाद जिसको भी आपको पार्टनर बनाना, कैसे बनेगा वो? एग्रीमेंट के। तो एक बंदा तो मेंबर बन ही जाएगा, कौन? जिसने एमओए दिए होंगे, कंपनी की बात कर रहा हूं मैं। इसके अलावा और कौन मेंबर बन सकता है? जो फ्यूचर में शेयर हम किसी को इश्यू करेंगे, कोई शेयर खरीद लेगा, क्या वो कंपनी का शेयर होल्डर मेंबर बन सकता है? हा? तो या तो एग्रीमेंट के थ्रू बन जाओ, या फिर कैसे? इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के टाइम में बन जाओ।
ये था एक बेसिक पॉइंट, और यही बात हम कंपनीज एक्ट में भी पढ़ते हैं कि कौन सा इंसान मेंबर कहलाता है, जिसने एमओए सब्सक्राइब किया, जिसने अप्लाई किया शेयर्स के लिए, उसको शेयर अलॉट हो गए, और तीसरा जिसने स्टॉक मार्केट से शेयर खरीदो। अरे बोलो हाँ। सेम एज एलएलपी में पार्टनर कौन बनेगा सर? वो इंसान जिसने इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में अपना नाम लिखा हो। दूसरा, बाद में किसी को बनाना है पार्टनरशिप डीड एग्रीमेंट करके बना लो, खत्म। पॉइंट नंबर नेक्स्ट सर, सेक्शन 22 पढ़ ले। हाँ एक बार पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ो 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 क्या लिखा, पढ़ो क्या लिखा। पढ़ लिया? मुश्किल, इजी, पक्का? चलो अच्छा, ये मत बोलना घर जाने के बाद से जब आप क्लास में पढ़ाए थे तो समझ आया था, अब नहीं आ रहा। ये मुझे समझ नहीं आता कि क्लास में समझ नहीं आया तो क्लास में समझ आ गया तो घर जाके क्यों समझ नहीं आ रहा, मतलब ये तो कोई बात ही नहीं हुई ना। बट कई बार कुछ बच्चे होते हैं जो ऐसा कहते हैं सर जब आप क्लास में समझाते हैं ना तब सब समझ आता है, लेकिन हम घर जाके खुद पढ़ते हैं ना तो समझ नहीं आता। इसका मतलब है क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है या तो आपने भेजे में उसे याद नहीं रखा, या फिर अगर आपको याद हो नहीं सकता तो आपने उसकी नोटिंग नहीं की। याद नहीं हो सकता तो नोट कर लो ना, ताकि जब बार बार पढ़े उस चीज को तो ये बता दो, ये बताया था सर ने, ये बताया था, ये बताया था, तो उसको रिकॉल कर सको। ठीक है, अगर आपने मुझे यहां पे सहमति दे दी, हाँ सर 22 समझ आ गया, आगे बढ़ जाऊं, क्या मैं आजाद, या उसके बाद ही बताने के लिए लायबल? कैसे कहते हो? पेपर तक मुझे बताना पड़ता है सोशल रीजंस की वजह से, इंटर में भी बुलाना है लेकिन एक्चुअली मैं कब आजाद हो गया? जब पढ़ाया, पूछा, समझ आ गया, तो आप तभी हां कहा करो जब सेक्शन 22 क्या कहता है? कौन बन सकता है पार्टनर? कोई भी बन सकता है, अगर उसका नाम कहां रखा है? इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में। इसके अलावा और कौन बन सकते हैं? जिसके बाद एग्रीमेंट करके हमने उसे एग्रीमेंट में पार्टनर बना दिया, खत्म। आगे बोला नेक्स्ट, सेक्शन 23। क्या हम एलएलपी, आपको म्यूचुअल राइट्स म्यूचुअल ड्यूटीज आ रही पार्टनरशिप एक्ट की, गिनाना जरा 2-3 पार्टनरशिप एक्ट की। अगर डीड में कुछ ना लिखा हो तो एक पार्टनर सैलरी नहीं ले सकता, एक पार्टनर कैपिटल पे इंटरेस्ट सिर्फ तब ले सकता है जब प्रॉफिट्स होंगे, एक इंसान लोन पे 6% का ब्याज दे सकता है, एक पार्टनर इक्वल प्रॉफिट ही ले सकता है। ये सब बातें कब लगती हैं? जब डीड सैलरी, ऐसे ही पढ़ा था ना, पक्का? सेम बात पढ़ो। सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड विद दिस एक्ट, द म्यूचुअल राइट्स एंड म्यूचुअल ड्यूटीज ऑफ पार्टनर ऑफ अ एलएलपी and the mutual rights and duties of a LLP and its partner shall be governed by the LLP agreement। एक पार्टनर की क्या ड्यूटी होगी, एक एलएलपी की क्या ड्यूटी होगी, ये कहां लिखा होगा? एग्रीमेंट में लिखा होगा। बोलो हाँ। अरे हाँ है ना, एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर, एग्रीमेंट बिटवीन द एलएलपी एंड पार्टनर्स। द एलएलपी एग्रीमेंट में क्या कोई चेंजेस आ सकते हैं? एलएलपी एग्रीमेंट में अगर आपको कभी भी कोई चेंजेस लाने हैं तो किसको फाइल कर दो? सच फॉर्म में, सच मैनर में, साथ में कुछ फीस के साथ। इसके अलावा अगर आपके पास पहले से एग्रीमेंट इन राइटिंग है, आप जब पार्टनरशिप फर्म खोल लेते ना एलएलपी वाली, जब एलएलपी को रजिस्टर कराए थे तो आपने प्री रिटन एग्रीमेंट साथ में रजिस्टर करा दिया, तो एलएलपी एक्ट में आपका ऑलरेडी रिटन एग्रीमेंट है रजिस्टर्ड, क्या उसमें चेंजेस कर सकते हैं? जब इनकॉर्पोरेट कराते समय हमने पार्टनरशिप एग्रीमेंट दिया होगा, एलएलपी एग्रीमेंट दिया होगा, तो उसमें लिखा था, उसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा था कि सैलरी मिलेगी, तो क्या पार्टनर को सैलरी मिलेगी? नहीं। लेकिन आज हमारा मन कर रहा है कि एबीसी कह रहे हैं कि ए को सैलरी मिलनी चाहिए, बहुत काम करता है लड़का, तो हमने बोल दिया ए को सैलरी मिलनी चाहिए। डी कह रहा है मैं तो एग्री नहीं करता, मैं तो ए को सैलरी नहीं दिलवाऊंगा, तो क्या सिर्फ ए बी सी मिलकर डिसाइड करके ए को सैलरी दे सकते हैं डी की बिना परमिशन से? तो लॉ क्या कह रहा है, जब भी कभी एग्रीमेंट में चेंजेस आएंगे तो कौन कौन हाँ कहेगा? मेजॉरिटी या ऑल? पढ़ेंगे। An agreement in writing made before the incorporation of LLP between the person who subscribed their name to the incorporation document में impose कर सकते हैं obligation on LLP, provided such agreement को हम क्या कर सकते हैं? रेडिफाई, चेंज कर सकते हैं, अप्रूव कर सकते हैं बाय ऑल द पार्टनर इवन आफ्टर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी। ये क्या कहना चाहे सबसेक्शन 3 में, समझेंगे इस बात को।
हमने जब एलएलपी खोली थी उससे पहले ही हमने एलएलपी का इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट और एग्रीमेंट जमा कर दिया। क्या तब तक एलएलपी खुली थी? एलएलपी उसके बाद खुली। जब खुली तो एलएलपी से पहले के एग्रीमेंट क्या एलएलपी के ऊपर लायबल होंगे? प्लीज फील करना, जिसके साथ मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं क्या वो एग्जिस्टेंस में होना चाहिए? और मैंने डीड में क्या लिखा? एलएलपी ये करेगी, पार्टनर ये करेगा, और मैंने ये डॉक्यूमेंट जमा कर दिए एलएलपी के रजिस्ट्रेशन के टाइम पे। क्या उस टाइम पे रजिस्ट्रेशन के टाइम पे एलएलपी एग्जिस्ट करती थी? वो कब एग्जिस्टेंस में आई? हम पार्टनर कब कहलाएंगे? जब एलएलपी रजिस्टर्ड हो जाएगी। लेकिन हमने एग्रीमेंट में क्या लिखा है? मैं ये पार्टनर हूं, मैं ये कर सकता हूं, मैं ये पार्टनर हूं, मैं ये कर सकता हूं। लेकिन तुम तो एक्चुअली पार्टनर हो ही नहीं। तुम पार्टनर कब कहलाओगे? जब एलएलपी रजिस्टर्ड हो जाएगी। तो देखना उसके लिए लैंग्वेज क्या लिखी है, प्लीज ध्यान से पकड़ने की कोशिश करना। पढ़ो। एन एग्रीमेंट इन राइटिंग मेड कब? बिफोर इनकॉर्पोरेशन आपने बना लिया था एग्रीमेंट, ठीक है। किस किस ने बना लिया था? उन लोगों ने जो क्या कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, यानी जिन्होंने वो डॉक्यूमेंट जमा किए हैं, ठीक है, टू द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। वो इंपोज कर सकते हैं ऑब्लिगेशन ऑफ एलएलपी कि एलएलपी जो डीड में लिखा है तुम्हें वो काम करना पड़ेगा। कब? अगर वो एग्रीमेंट रेटिफाई कर दिया गया। किसके द्वारा? ऑल पार्टनर के द्वारा, आफ्टर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी। रेटिफाई का मतलब आपको पता ही है, अप्रूवल काम हो जाने के बाद। यानी एग्रीमेंट कब गया? पहले, और उसको अप्रूव कब किया? एलएलपी रजिस्टर्ड हो जाने के बाद। एलएलपी रजिस्टर्ड हो जाने के बाद उसे क्यों अप्रूव करना पड़ेगा? क्योंकि जब एग्रीमेंट बना था उस टाइम पे एलएलपी एग्जिस्ट, तो पार्टनर्स के बीच समझौता किस बात का? तो जो समझौते का कॉन्टेक्ट किया वो एग्जिस्टेंस में कब आएगा? एलएलपी रजिस्टर्ड होने के बाद। लेकिन एग्रीमेंट तो बन गया रजिस्टर्ड होने से पहले। तो रजिस्टर्ड होने से पहले जो एग्रीमेंट बना उसे रजिस्टर्ड होने के बाद क्या करना पड़ेगा? अप्रूव, कि जो एग्रीमेंट है वो क्या है? वैलिड। तब जाके वो एग्रीमेंट कैसा होगा? लीगली एनफोर्सेबल होगा। आई बात समझ? सबसेक्शन 4 क्या कहता है? इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट एज टू मैटर। अगर आपने कोई पार्टनरशिप डीड में कोई म्यूचुअल राइट्स म्यूचुअल ड्यूटीज लिखे ही नहीं है तो कहता है म्यूचुअल राइट्स एंड म्यूचुअल ड्यूटीज ऑफ पार्टनर या म्यूचुअल राइट्स एंड म्यूचुअल ड्यूटीज ऑफ एलएलपी एंड पार्टनर वही होंगे जो फर्स्ट शेड्यूल में लिखे हुए हैं। यानी अगर डीड कुछ नहीं कहती, डीड साइलेंट है, तो एलएलपी एक्ट का फर्स्ट शेड्यूल क्या कहता है वो मान लेंगे। और अगर डीड में कुछ लिखा है तो फिर डीड को मानेंगे। यही बात हमने पार्टनरशिप में पढ़ी थी। पार्टनरशिप एक्ट में अगर लिखा है कि इक्वल प्रॉफिट मिलेगा, क्या हम उसे चेंज कर सकते हैं? कैसे? डेट में लिख के कि इक्वल नहीं मिलेगा, 1:2:3 मिलेगा, पार्टनर को सैलरी मिलेगी, ऐसा कहां लिखा हुआ है? डीड में। और अगर डीड साइलेंट है तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, प्रॉफिट इक्वल मिलेगा, सैलरी बिल्कुल नहीं मिलेगी। तो यहां पे भी यही बात लिखा है कि म्यूचुअल राइट्स म्यूचुअल ड्यूटीज क्या होंगे? जो डीड में लिखे होंगे। और 4 में क्या कह रहा है? अगर डीड में कुछ नहीं लिखा तो जो लॉ में लिखा है, और लॉ में क्या लिखा है वो लॉ के फर्स्ट शेड्यूल में डिफाइंड है। और फर्स्ट शेड्यूल में क्या म्यूचुअल राइट्स है, क्या ड्यूटीज है? थैंक गॉड हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है। लेकिन क्या पार्टनर में थे? पार्टनरशिप में पढ़े थे हमने ऐसे, वहां हमारा कोर्स का पार्ट है। यहां क्या राइट से ड्यूटीज है? फर्स्ट शेड्यूल हमें डिटेल में नहीं पढ़ना, बस क्या पढ़ के छोड़ दिया कि डीड में जो नहीं लिखा होगा फिर कौन सा लग जाएगा? लॉ। और अगर लॉ डीड में कुछ लिखा है तो फिर डीड की मानी जाएगी। आई बात समझ? अरे हाँ या ना? आओ रिवाइज करते हैं। सबसेक्शन 1 में क्या लिखा हुआ है? पार्टनर्स के बीच क्या म्यूचुअल राइट्स क्या म्यूचुअल ड्यूटीज होंगी, ये कहां डिसाइड है? तो इसमें क्या वर्ड याद करने हो गए? गवर्न बाय एलएलपी एग्रीमेंट। सबसेक्शन 2, अगर एलएलपी एग्रीमेंट में कभी भी कोई चेंजेस होते हैं तो किसको फाइल करना है? अगर आपने एलएलपी एग्रीमेंट बना लिया था पहले से राइटिंग में, कब? एलएलपी रजिस्टर्ड होने से पहले। लेकिन एनफोर्स कब होगा? एलएलपी रजिस्टर्ड होने के बाद। सिर्फ कब? जब रजिस्टर्ड होने के बाद भी सारे पार्टनर क्या कर देंगे? अप्रूव। ऐसी जब भी चेंजेस होंगे तो भी कौन अप्रूव करेगा? सारे पार्टनर। इसके अलावा सबसेक्शन 4 क्या कहता है? अगर डीड कुछ नहीं कहती तो म्यूचुअल राइट्स कहां से आएंगे? लॉ से आएंगे। और लॉ में कहां लिखे हुए हैं? फर्स्ट शेड्यूल में लिखे हुए। ओके, नेक्स्ट, सेसेशन ऑफ पार्टनरशिप इंटरेस्ट सेक्शन 24। आपको आई थिंक सेसेशन का मतलब अब याद है, सीज हो जाना। सीज मतलब खत्म हो जाना। अरे हाँ है ना? सीज टू बी अ पार्टनर, सीज टू बी अ कॉन्ट्रैक्ट।
सीज मतलब क्या? अब लगा लो इस वर्ड को, ससेशन ऑफ पार्टनरशिप इंटरेस्ट को लगा लो। इसको पढ़ने से पहले मैं जहां जानना चाहता हूं कि आपकी पार्टनरशिप के कितने कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, प्लीज मुझे बताना। ए बी सी 3 पार्टनर थे, सी यहां पे रिटायर हो गया रिटायर, लेकिन इस नालायक ने पब्लिक नोटिस नहीं दिया। इसके बाद ए और बी अभी भी फर्म चलाए जा रहे हैं, एक्स ने कोई कांटेक्ट किया ए और बी के साथ, क्या उसके लिए सी भी लायबल है? याद है तुम्हें? यस लायबल है। अगला कॉन्सेप्ट बताना, ए बी सी 3 पार्टनर थे, सी यहां रिटायर हो गया, सी यहां की हरकतों के लिए अभी भी लायबल है, क्योंकि ये हरकतें तब की है जब 2 पार्टनर था। लेकिन अगर नोटिस वोटिस सब दे दिया, क्या आगे की हरकतों के लिए लायबल है? सी यहां पे मर गया, नोटिस नहीं दिया, तो भी यहां के लिए लायबल नहीं है, मरना पब्लिक नोटिस है। सी इंसॉल्वेंट हो गया, बिकॉज इंसॉल्वेंट होना भी पब्लिक नोटिस है, तब भी आप आगे के लिए लायबल नहीं होगे। एक नई बात पढ़ी हमने, आओ पढ़ते हैं फिर से विक्रम वेदा न्यू वर्जन। मतलब पहले आपने देखी आर माधवन विजय सेतुपति वाली, अब आप कौन सी देख रहे हैं? सैफ अली खान एजुकेशन वाली। स्टोरी आपको पता है अब क्या होगा, ठीक है, बट फिर भी पढ़ रहे हैं नई पैकेजिंग में। पढ़ो 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 पढ़ो, आओ साथ साथ पढ़ेंगे बेटा, प्लीज बेटा सब पढ़ेंगे। पढ़े ये बच्चा पढ़ रहा है, पढ़े हाँ आप ही पढ़े पढ़े हाँ चलो। अ पर्सन में सीज टू बी अ पार्टनर, एक पार्टनर नहीं रहेगा ऑफ एलएलपी इन अकॉर्डेंस विद द एग्रीमेंट। अगर सपोज किसी पार्टनर ने एग्रीमेंट किया था 4 साल का, 4 साल हो चुके हैं, अब क्या वो पार्टनर रहेगा? बाय एग्रीमेंट क्या हुआ? रिटायर। लेकिन सपोज आपकी पार्टनरशिप हम 4 साल की थी और 2 साल के बाद ही आपको रिटायर होना है, तो आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। और इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट, अगर एग्रीमेंट में कुछ नहीं लिखा है, एग्रीमेंट बहुत लंबा है, तो भी आप रिटायर हो सकते हो विद अदर पार्टनर के साथ एज टू सेसेशन ऑफ बीइंग अ पार्टनर बाय गिविंग नोटिस इन राइटिंग ऑफ नॉट लेस देन, ये नॉट लेस देन 30 डेज को भी इग्नोर करेंगे। क्या नोटिस इन राइटिंग ऐसी कोई फीलिंग आ रही है? फिक्स्ड पार्टनरशिप एट विल, तो फिक्स पार्टनरशिप में कब रिटायर हो जाओगे? फिक्स टाइम खत्म होने के बाद। और पार्टनरशिप एट विल मतलब कोई फिक्स टाइम ही नहीं है, तो नोटिस दे दो। तो ऐसे बट एलएलबी में स्पेशल बात है, नोटिस कब देना है? रिटायर होने से 30 डेज पहले, कि मेरी इंटेंशन है मैं फर्म से क्या करना चाहता हूं, रिजाइन करना चाहता हूं, अब मैं पार्टनर रहना नहीं चाहता। सब सेक्शन 1 दोबारा पढ़ेंगे। एक पार्टनर कब पार्टनर नहीं रहेगा, प्लीज पढ़ना। एक पार्टनर तब पार्टनर नहीं रहेगा जब इन अकॉर्डेंस टू एग्रीमेंट उसका समय आ गया, या फिर एग्रीमेंट में कुछ लिखा ही नहीं था, एग्रीमेंट साइलेंट था, इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट, तो वो पब्लिक नोटिस, वो नोटिस देगा किसको? बाकी सब पार्टनर को, कि मैं क्या होना चाहता हूं। और नोटिस कितने दिन पहले देना पड़ेगा? रिटायर हो जाए 30 दिन पहले। सर अगर 5 साल की पार्टनरशिप है, वो 2 साल बाद ही निकलना चाहता है, तो इस केस में नहीं आएगा, अब उसे ट्रिब्यूनल की मदद लेनी पड़ेगी। ट्रिब्यूनल याद है, फर्म क्या करवाओ? बंद करवाओ, डिसॉल्व करवाओ, चलो। लेकिन अगर कोई एग्रीमेंट ही नहीं है 5 साल की, ऐसा कोई फिक्सिंग है, तो हम मानेंगे पार्टनरशिप एट विल है, एलएलपी एट विल है, और एलएलपी एट विल है तो कभी भी आप रिटायर हो सकते हो। बस क्या देना है? नोटिस। नोटिस कैसे? राइटिंग में। कितने दिन पहले? 30 दिन पहले। सब सेक्शन 2 ये पढ़ते ही तो तुम्हें याद आ जाना चाहिए, याद किया सर हमने कहीं पढ़ा था, ये पढ़ो। एक पार्टनर कब पार्टनर नहीं रहेगा? जब मर जाएगा, या फिर एलएलपी क्या हो गई? डिसॉल्व। जब एलएलपी नहीं हो तो एलएलपी का पार्टनर कैसे हो सकता है? नेक्स्ट, इफ ही इज डिक्लेयर्ड एज अनसाउंड माइंड। नेक्स्ट, इफ ही हैज अप्लाइड फॉर इंसॉल्वेंसी, या फिर उसे क्या डिक्लेयर कर दिया गया? इंसॉल्वेंट। बताओ कहां पढ़ा था ये आपने? अरे नहीं, ये तुमने कहां पढ़ा था? तुमने इसी एलएलपी में। बताओ कहां पढ़ा, किस सेक्शन में? जाओ शुरुआत का सेक्शन ढूंढ गया हो। ये तो हालात है तुम्हारे, एक दशहरे की छुट्टी क्या करती भूल गए तुम। पढ़ो कहां लिखा है, शुरुआत की डेफिनेशन में सेक्शन ढूंढ के लाओ। सेक्शन 5 में क्या लिखा है? पार्टनर कौन हो सकता है? इंडिविजुअल भी और बॉडी कॉर्पोरेट भी, बट वो इंडिविजुअल क्या नहीं होना चाहिए? अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए। डिस्चार्ज मतलब
अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, और कोर्ट में उसने अप्लाई किया इंसॉल्वेंसी के लिए, उसकी एप्लीकेशन पेंडिंग है। ये वाली बात सी में आ गई, अनसर्टेन वाली बात बी में आ गई, और मरने पे तो हो ही जाएगा रिटायर। अरे हाँ है ना, पढ़ा पढ़ा से लग रहा है कहीं, नहीं लग रहा तो पढ़ना पड़ेगा। और जिसने पढ़ रखा होगा बोलेगा इसमें है क्या नया, ये तो मैं ऑलरेडी कहां पढ़ के आया हूं, फिर भाई इसमें नया क्या है, तो पार्टनर पार्टनर नहीं होगा। नेक्स्ट, वेयर अ पर्सन हैज सीज्ड टू बी अ पार्टनर ऑफ एलएलपी। ध्यान से सुनना क्या लिखा है, ध्यान से, थोड़ा सा ध्यान, कोई से ध्यान हटा के यहां पे आएंगे प्लीज, पढ़े। वेयर अ पर्सन हैज सीज्ड टू बी अ पार्टनर ऑफ एलएलपी, अगर एक इंसान क्या नहीं रहा, पार्टनर नहीं रहा, चलो उसका नामकरण कर देते, उसका नाम है फॉर्मर पार्टनर। फॉर्मर मतलब पहले था कभी, आज नहीं है। तो वेयर अ पर्सन हैज सीज्ड टू बी अ पार्टनर, सीज्ड टू बी पार्टनर, स्टिल बीइंग अ पार्टनर, वो आज भी क्या है, अरे वो आज भी क्या है, कब तक, जब तक वो पर्सन नोटिस नहीं दे देता कि वो पार्टनर नहीं है एलएलपी को, या फिर फॉर्मर पार्टनर नोटिस नहीं दे देता किसको, रजिस्ट्रार को, कि भैया अब मैं पार्टनर नहीं रहा। यानी जब तक पब्लिक नोटिस नहीं देगा, लोग तुझे आज भी क्या मानते रहेंगे। ये बात हमने पढ़ रखी कहीं पे, पार्टनरशिप में पढ़ी थी, किस नाम से, एक्टिव पार्टनर के नाम से। अरे बोलो हाँ। सबसेक्शन 4, द सेसेशन ऑफ पार्टनर्स from the LLP does not itself discharge the partner from any obligation to the LLP or other partner or to any other person which he incurred while being a partner। क्या लिखा है ये, इंग्लिश की हिंदी करो, जल्दी से पढ़ो सेक्शन 4, सब सेक्शन 4। मैं जिस फ्लो में बात बोल गया ना, आप एक्चुअली उसी फ्लो में पढ़ते हो और फिर तुम्हें समझ नहीं आती। आराम आराम से पढ़ो, आराम आराम से। द सेसेशन ऑफ पार्टनर, पार्टनर अब पार्टनर नहीं रहा, कहां पे, एलपी में। डज नॉट, ऐसा होने से वो डिस्चार्ज नहीं हुआ एज अ पार्टनर, ऐसा होने से वो आजाद नहीं हुआ फ्रॉम एनी ऑब्लिगेशन, एलएलपी को जो थी, या फिर अदर पार्टनर को जो थी, या अदर पर्सन को जो थी, यानी उसको आजादी नहीं मिली। कौन सी वाली, कौन सी चीजें, उस हरकतों से जिस टाइम पे वो क्या था, उस टाइम पे जो हरकतें हुई थी उसके वो लायबल था। और यही बातों के ऊपर हम एक डायग्राम बना के छोड़ देते हैं। अकाउंट्स की फैकल्टी क्या करती है, वो ये कहती है देखो यहाँ के लिए लायबल है, यहाँ के लिए नहीं है, आपके तो से समझ आ गया। फिर लॉ वाली फैकल्टी वो ये क्या कहती है, बड़ा पढ़ो, आपके तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है, बताओ इजी कौन सा है। उनको तो क्वेश्चन कराने हैं ना, वो लोग ऐसे पढ़ा के निकल जाते हैं, और हमें क्या पढ़ाना है, लॉ। और जब हम ऐसे पढ़ाते हैं, सर लॉ ना बोरिंग सा है, समझ आ गया, हाँ समझ आ गया सर, याद नहीं हो रहा। अगर समझ आ गया तो याद क्यों नहीं हो रहा। मैंने ये थोड़ी ना क्या वर्ड टू वर्ड सेम लिखो, मैंने क्या बोला, समझ आ गया लिखो। क्या लिखोगे उसको चेक करा लो, तो मैं आपको बता सकूं कि अभी ग्रामेटिकल एरर है, या आप जो लिखना चाहते थे वो तो लिखा हुआ नहीं दिख रहा, वो चेक करा लो। बट लिखना तो आपको क्या है, अपनी ही लैंग्वेज में, ठीक है। आप वर्ड टू वर्ड याद नहीं कर सकते, पढ़ेंगे फिर से। सब सेक्शन 4 में क्या लिखा है, फोकस, थोड़ा सा फोकस। सब सेक्शन 4 में क्या लिखा है, एक पार्टनर अगर पार्टनर नहीं रहा तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी जो ऑब्लिगेशन है उससे कोई डिस्चार्ज नहीं मिलेगा। कौन सी ऑब्लिगेशन से, जो उसने उस टाइम की थी जिस टाइम वो पार्टनर था। सब सेक्शन 5, वेयर अ पार्टनर ऑफ एलएलपी सीज टू बी अ पार्टनर, अब तुम पार्टनर नहीं रहे अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड इन द एलएलपी एग्रीमेंट। अगर एलएलपी एग्रीमेंट में कुछ नहीं लिखा तो फॉर्मर पार्टनर, यानी जो पार्टनर रिटायर हो चुका है। और लैंग्वेज पढ़ना, अ पर्सन एंटाइटल्ड टू हिज शेयर इन कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डेथ। अबे सिंपल भाषा में लीगल है, नहीं लिख सकते क्या। एक पार्टनर मर जाएगा तो उसकी हिस्सेदारी कौन लेगा, उसका लिखे नहीं, लैंग्वेज पढ़ना, अ पर्सन एंटाइटल्ड टू हिज शेयर इन कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डेथ। और इंसॉल्वेंसी, इंसॉल्वेंसी में कौन होता है, ऑफिशियल रिसीवर, वो ले जाता है प्रॉपर्टी ऑफ द फॉर्मर पार्टनर शैल बी एंटाइटल्ड। तो किस किस को राइट मिला, जो पार्टनर रिटायर है उसको, जो पार्टनर मर गया उसके लीगल हेयर को, जो पार्टनर सॉल्वेंट हो गया उसके ऑफिशियल रिसीवर। क्या अधिकार है, किस बात का एंटाइटलमेंट है, कि वो उतना पैसा ले सकते हैं जितना उसके नाम पे कैपिटल रखी हुई है।
क्या उसके नाम पे प्रॉफिट भी रखा होगा रिजर्व एंड सरप्लस? तो वो उतना प्रॉफिट है रिजर्व एंड सरप्लस, लेकिन क्या माइनस करके वो ले लो। जिस दिन से वो पार्टनर पार्टनर नहीं रहा, वहां तक का जो प्रॉफिट बनता है उतना ले लो, और वहां तक जो कैपिटल थी लॉस हो सकने का वो ले लो। ये कोई नई बात पढ़ी तुमने, बस लॉ की लैंग्वेज पढ़ी। अरे हाँ, 6 पढ़ो, बताओ क्या लिखा है, थोड़ा फील कराओ सर, थोड़ा फील कराओ कि हाँ हम सर लॉ पढ़ना सीख गए। पढ़ो क्या लिखा है, सब पढ़ेंगे। क्या लिखा है? पहले अकाउंट्स के टीचर की तरह पढ़ाता हूं अकाउंट की। सी यहां से पार्टनर नहीं रहा, वो यहां से मैनेजमेंट की हरकतों में इंटरफेयर नहीं कर सकता, यहां कर सकता था, यहां तो पार्टनर था, पार्टनर में राइट है लॉ की लैंग्वेज में। अ फॉर्मर पार्टनर और अ पर्सन एंटाइटल्ड टू शेयर इन कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डेथ और इंसॉल्वेंसी ऑफ फॉर्मर पार्टनर shall not have any right to interfere in the management of LLP। ठीक है, आगे समझ। यानी सी अगर यहां पे रिटायर हुआ तो सी का लीगल है, सी का ऑफिशियल सी वन। आगे अगर ए बी फर्म चला रहे हैं तो उसमें कोई मैनेजमेंट में इंटरफेरेंस क्रिएट नहीं कर सकते। राइटिंग है तो पार्टनर ही नहीं तो कैसे काम कर लेगा? आई बात समझ? पक्का? पक गए? चलो, रजिस्ट्रेशन ऑफ चेंज इन पार्टनर्स। क्या ऐसा हो सकता है पार्टनर का नाम चेंज हो जाए? क्या ऐसा हो सकता है पार्टनर्स ही चेंज हो जाए? क्या ऐसा हो सकता है कि पार्टनर का एड्रेस चेंज हो जाए? हो जाता है ना, वाइफ की शादी हुई, अब उसका रजिस्टर्ड, उसका घर चेंज हो गया तो उसका एड्रेस चेंज बोलो। हाँ, कुछ लोग तो अपना सरनेम भी चेंज कर लेते हैं, तो नाम तो चेंज हो रहा है। तो जब भी आपके नाम में कोई तब्दीली आ रही है या आपके एड्रेस में तब्दीली आ रही है या फिर कोई नया पार्टनर ऐड हो रहा है तो पार्टनर ही बदल गया, या फिर कोई पार्टनर छोड़ के जा रहा है मतलब रिटायर हो गया, तो सेक्शन 25 लगेगा। पढ़े? अरे मुझे खुश करने के लिए कह तो दिया करो, हाँ सब पढ़ते हैं। चलो हाँ। देखो तुम तो हो ही नहीं मोटिवेटेड, मुझे तो मोटिवेट रखा करो। पढ़ो। एवरी पार्टनर शेल इन्फॉर्म द एलएलपी। हर पार्टनर किसको इन्फॉर्म करेगा? एलएलपी को। ऑफ एनी चेंजेस इन हिज नेम, अगर उसके नाम में कोई तब्दीली आई है, या फिर एड्रेस विद इन अ पीरियड ऑफ, जब से आपने चेंज कराया उसके 15 दिन के अंदर किसको बता दो? एलएलपी को बताना, रजिस्ट्रार को। ये किसको बताना है? पार्टनर किसको बताएगा? एलएलपी को या रजिस्ट्रार को? पक्का? सब एलएलपी बोल रहे हैं? पक्का? देखो ध्यान से पढ़ना। एवरी पार्टनर शेल इन्फॉर्म टू एलएलपी। कितने दिनों के भीतर? 15 दिनों के अंदर। अब अगर आपने फर्स्ट सबसेक्शन का रूल तोड़ा ना, सबसेक्शन 5 पढ़ो। देखो लॉ पढ़ने की अदाई कुछ और होती है। पढ़ो क्या लिखा है। इफ द कॉन्ट्रवेंशन रेफर टू इन सबसेक्शन 1, यानी कॉन्ट्रवेंशन तोड़ना, उल्लंघन करना। अगर आपको सबसेक्शन 1 में नाम चेंज होने के, एड्रेस चेंज होने के 15 दिन के अंदर आपको बताना चाहिए था, लेकिन आपने नहीं बताया, कॉन्ट्रवीन कर दिया, उल्लंघन कर दिया, तोड़ दिया लॉ, तो एनी पार्टनर ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप जिसने गलती की है, सच पार्टनर शेल बी लायबल टू अ पेनल्टी ऑफ 10,000। अमेंडमेंट है ये, पहले कुछ और पेनल्टी थी, अमाउंट चेंज हो गया है। कितनी पेनल्टी है? किसको? पार्टनर, डेजिग्नेटेड पार्टनर को, या एलएलपी को भी? एलएलपी नहीं लिखा, कौन लिखा है? पार्टनर। डीपी नहीं लिखा, क्या लिखा है? चलो सबसेक्शन 2 पढ़ते हैं। आपने एलएलपी को बता दिया? हाँ बता दिया। एलएलपी शेल वेयर देयर इज एनी चेंज इन द नेम, आपने तो बताया था नाम चेंज हो गया, या एनी एड्रेस ऑफ अ पार्टनर, तो एलएलपी फाइल करेगी नोटिस किसको? कब तक? आपको एलएलपी को बताना है, ऐसा लिखा है सबसेक्शन 1 में। एलएलपी को, रजिस्ट्रार को बताना है, ऐसा लिखा हुआ है सबसेक्शन 2 में। इसके अलावा ऊपर पढ़े थे, वेयर अ पर्सन बिकम पार्टनर या सीज टू बी अ पार्टनर, यानी कोई नया पार्टनर आया या फिर कोई पुराना पार्टनर गया,
तो भी आपको कब तक बताना है? सिंपल है ये तो, बोलो हाँ। अरे हाँ है ना। चलो सबसेक्शन 2 का उल्लंघन देखते हैं। इफ द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप कॉन्ट्रावीन द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 2, तो कौन फंसेगा ये ध्यान से पढ़ना, अंडरलाइन कर लेना। द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप यानी एलएलपी एंड डीपी, लायबिलिटी सेम है 10,000, लेकिन यहां दे कौन रहा है? एलएलपी देगी और डीपी देंगे। कौन नहीं दे रहा? पार्टनर नहीं दे रहा। लैंग्वेज में तब्दीली समझ रहे हो? पार्टनर अगर तेरा कुकर है ना तो तेरी लायबिलिटी है, और एलएलपी अगर तेरी गलती है तो तेरी लायबिलिटी है, और एलएलपी को चलाता कौन है? डीपी, तो डीपी तेरी लायबिलिटी, तुमने काम क्यों नहीं किया? अभी डीपी वाली फील्ड बस थी से लेते हैं। अ नोटिस फाइल विद द रजिस्ट्रार अंडर सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 2 ये था, डॉक्यूमेंट फाइल कर रहे के अंदर, शैल भी उस फॉर्म में होना चाहिए, उस फीस के साथ आपको जमा करना है जो लॉ ने प्रेस्क्राइब कर रखा होगा, ठीक है। शैल बी साइंड बाय, ये साइंड बाय डीपी के चक्कर में इनकी लंका लगी है यहां पे, बिकॉज ये डॉक्यूमेंट जमा किसको करने हैं, और डीपी ने सबसेक्शन 2 में डॉक्यूमेंट 30 दिन के अंदर जमा नहीं किए, तो पेनल्टी भी किसको लगनी चाहिए? डीपी को लगनी चाहिए। आई बात समझ? ऑफ द एलएलपी एन ऑथेंटिकेट मेंबर इफ इट्स लेड टू इनकमिंग पार्टनर, अगर हम किसी नए पार्टनर को ऐड कर रहे हैं, लिखा है ऊपर, व्हेन अ पर्सन बिकम्स पार्टनर, हमने किसी नए पार्टनर को ऐड किया है तो उस नए पार्टनर का जरा कंसेंट फॉर्म भी ले आओ। यानी आज के बाद बोलूं कि मैं बत्रा सर, आकांक्षा मैम और मयंक सर, हम 4 पार्टनर तो हैं ही, आज के बाद अमिताभ बच्चन भी पार्टनर, तो ऐसे कह देने से ना पार्टनर बन जाएगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? अमिताभ बच्चन कंसेंट देगा कि हाँ मैं पार्टनर बनना चाहता हूं। पढ़ो क्या लिखा है, पढ़ो लिखो क्या लिखा है। इफ इट लीड्स टू इनकमिंग पार्टनर, तो इट शैल कंटेन, यानी आपको जो जमा करना है डॉक्यूमेंट, उसमें और क्या जुड़ेगा? इट शैल कंटेन अ स्टेटमेंट बाय सच पार्टनर दैट ही इज कंसेंट टू बिकम अ पार्टनर, साइंड बाय हिम एंड ऑथेंटिकेटेड इन द मैनर एज वी प्रेस्क्राइब्ड। सबसेक्शन 6 ध्यान से पढ़ना। अ पर्सन हु सीज टू बी अ पार्टनर, जो इंसान पार्टनर नहीं रहा, ध्यान से, ऑफ एलएलपी में हिमसेल्फ, वो हिमसेल्फ भी फाइल कर सकता है विद द रजिस्ट्रार, जो नोटिस सबसेक्शन 3 में उसको देने थे। यानी एक पार्टनर को क्या लगा कि एलएलपी क्या नहीं करेगी, एलएलपी क्या नहीं करेगी, बताएगी नहीं, तो उसने खुद ही रजिस्ट्रार को बता दिया सो दैट उसकी पेनल्टी बच सके। समझ रहे हो? तो उसको क्या लगा, ही हैज रीजनेबल कॉज टू बिलीव that the LLP may not file the notice with the registrar and in any case such notice is filed by a partner, तो रजिस्ट्रार ऑब्टेन करेगा कंफर्मेशन किससे? एलएलपी से। पार्टनर ने बोला मैंने एलएलपी छोड़ दी, तो रजिस्ट्रार कह रहा है सुन एक सेकंड रुक जा, एलएलपी ये कह रहा है इसने पार्टनरशिप छोड़ दी, ठीक है ये बात, तो रजिस्ट्रार किससे कंफर्म कर रहे हैं? लेकिन रजिस्ट्रार बिल्कुल कंफर्म नहीं करेगा अगर वो डॉक्यूमेंट किसने फाइल किए होंगे? एलएलपी ने। अच्छा, एलएलपी ने अगर 15 दिन के अंदर कोई रिप्लाई नहीं किया, कोई कंफर्मेशन नहीं दिया, तो रजिस्ट्रार ये एज्यूम करेगा कि जो पर्सन छोड़ के जा रहा है वो चला गया, यानी जिसने मेरे को डॉक्यूमेंट दिया पार्टनरशिप छोड़ने का वो छोड़ के जा चुका है। 15 दिन तक नोटिस आ जाएगा, नहीं 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 ये पार्टनरशिप छोड़ के नहीं गया, अभी पार्टनर ही है, तो एलएलपी कुछ नहीं, तो रजिस्ट्रार रिकॉर्ड नहीं करेगा। लेकिन अगर 15 दिन तक कोई रिप्लाई ही नहीं आया तो मान लेगा कि ये पार्टनर अब पार्टनर नहीं था, और मैं इसकी रिकॉर्डिंग कर रहा हूं। हाई बात समझ? चलो 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 चलो, सेक्शन 25 क्या कहता है एक बार रिकॉल करते हैं। सबसेक्शन 1 में क्या लिखा है? अगर किसी पार्टनर का नाम या एड्रेस चेंज हुआ है तो वो किसको बताएगा? एलएलपी को, सबसेक्शन 1 में। सबसेक्शन 2, एलएलपी ये बात रजिस्ट्रार को रहा कितने दिन के अंदर? 30 डेज के अंदर। इसके अलावा कोई पार्टनर जुड़ा या पार्टनर हटा, ये भी कितने दिन के अंदर रहना है? 30 दिन के अंदर। अगर आप ये सब डॉक्यूमेंट दे रहे हो तो फीस के साथ दो। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट है उसमें साइन कौन करेगा? डेजिग्नेटेड पार्टनर। इसके अलावा जो इनकमिंग पार्टनर उसमें क्या चाहिए? हमें कंसेंट फॉर्म भी चाहिए कि वो पार्टनर बनना चाहता है। सबसेक्शन 4 किसकी पेनल्टी है? सबसेक्शन 2 का डिफॉल्ट होने पर। सबसेक्शन 5 किसकी पेनल्टी है? सबसेक्शन 1 के डिफॉल्ट होने का। अरे हाँ है ना। सबसेक्शन 6, अगर एक पार्टनर को ये गम है, ये डाउट है कि शायद रजिस्ट्रार, शायद ये एलएलपी फॉर्म
सबमिट ना करे तो वो खुद भी कर सकता है, लेकिन ऐसा करने पे रजिस्ट्रार रिकॉर्ड नहीं करेगा। कब तक? जब तक वो पूछेगा नहीं। किससे? एलएलपी से। एलएलपी ने 15 दिन में कोई रिप्लाई नहीं किया तो रजिस्ट्रार मान लेगा कि अब ये पार्टनर नहीं रहा। इजी? मुश्किल? बस एक बार आपको रीड करना था और आपने रीड ही नहीं किया तो क्या हुआ? बोरिंग? इंटरेस्टिंग नहीं है, छोड़ के चले जाओगे आप? क्या आप में से कोई सोच रहा है एलएलपी छोड़ के जाने का? अगर आप में से कोई सोच रहा है एलएलपी छोड़ के जाने का तो उसे याद दिला दो, एलएलपी हमेशा क्वेश्चन नंबर 2 में आएगा, हमेशा क्वेश्चन 2 का बी पार्ट। सेक्शन 1 बिजनेस लॉ, क्वेश्चन 1 कंपलसरी है और 2, 3, 4, 5, 6 में से कोई 4 क्वेश्चन करने, यानी जो एलएलपी का क्वेश्चन है वो कैसा है? ऑप्शनल है। यानी अगर 2 छोड़ोगे तो 3, 4, 5, 6 करने पड़ेंगे। लेकिन दिक्कत क्या है, अगर आपने एलएलपी छोड़ा तो आपको फिर वो 3, 4, 5, 6 आने ही चाहिए। ऑप्शन तो खत्म ही कर दिया ना तुमने। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 का हमेशा बी पार्ट किसका है? कितने मार्क का? क्वेश्चन देखो क्या है। क्वेश्चन था स्टेट द सर्कमस्टेंस अंडर विच एलएलपी एंड इट्स पार्टनर में फेस अनलिमिटेड लायबिलिटी। अभी पढ़ना बाकी है, आज ही पढ़ेंगे। ये 5 मार्क का आपने छोड़ा ना, मतलब सेकंड क्वेश्चन तो करोगे नहीं आप? बोलो हाँ। आप थर्ड, फोर्थ या फिफ्थ ही करोगे बिकॉज 5 मार्क चले जाएंगे। अगर 12 के 12 चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? पूरा थर्ड या पूरा फोर्थ करना पड़ेगा। बोलो हाँ। लेकिन अगर आपने एलएलपी छोड़ा तो देखो 7 मार्क का हलवा जा रहा है, हलवा। मुझे नहीं लगता इससे इजी टॉपिक पूरे लॉ में कोई होगा। एक्सेप्टेंस के रूल्स बता दो। 5 मार्क छोड़ा तो 7 में कितने मार्क गए? मतलब ये क्वेश्चन गया, फिर आपको थर्ड क्वेश्चन करना पड़ेगा। थर्ड क्वेश्चन देखना चाहोगे? थर्ड क्वेश्चन देखो, पर्टिकुलर पार्टनरशिप बता दो या नॉमिनल पार्टनर बता दो। ये 2 मार्क का है, सिर्फ 2 मार्क का। ये बी पार्ट, ये भी 2 है, 2 थर्ड के ए का, क्वेश्चन थर्ड का बी पार्ट। बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल यानी एकदम एक्टिंग फॉर ऑल, यानी म्यूचुअल वाली बात बतानी है। कितने मार्क का? 4। पार्टनरशिप हो गया। मिस्टर बी मेक अ प्रपोजल टू 6 मार्क। ठीक है, इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, इससे अच्छा क्या है? सर ये तो आप एक अटेम्प्ट की बात कर रहे हो सर, ऐसे थोड़े ना। उस टाइम में आ गया होगा एक्सेप्टेंस। लो जुलाई अटेम्प्ट देखो, क्वेश्चन 2 का बी पार्ट क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे, जरा ये पार्ट पढ़ो। 31, 32, 33, 34, 35, 36 डिट्टो तार के चेपने। कितने मार्क का क्वेश्चन? तो एलएलबी छोड़ के गए तो उसके साथ वाला जो हलवा क्वेश्चन है वो भी जाएगा, फिर कुछ और ही करना पड़ेगा। अगर 16-17 पेज पढ़ के 5 नंबर सिक्योर हो सकते हैं तो पढ़ना चाहिए ना, या नहीं? या तुम कुछ बोलते ही नहीं यार, तुम्हारे अंदर कोई मोटिवेशन ही नहीं आती है। कौन सा टॉपिक? हाँ अभी बचाना भी अभी खत्म थोड़ी ना हुआ है। आओ पढ़े, चलो एक बार खुद से पढ़ रहे हो अभी जल्दी से। सेक्शन 25। अच्छा तुम्हें पता था कि मैं पेपर दे रहा था बीच में अपने एग्जाम्स, आज उसका रिजल्ट आया और मैं उसमें पास। और अरे ताली बजाने वाली बात ये नहीं है, ताली बजाने थे कि मैं डेली 1 घंटे पहले या एग्जाम से पहले 2 घंटे पहले गाड़ी में बैठ के पढ़ाई करता था। और उन सब्जेक्टों में मार्क्स मैटर नहीं करते, मार्क्स बताऊंगा भी नहीं, लेकिन आपको एक मोटिवेशन दे रहा हूं कि 100 में से मतलब 100 में से मिनिमम चाहिए होते हैं पास होने के लिए 36 और मेरे आए 53। ये अच्छा अब देखो मुझे वो बेफालतू की डिग्री मिल जाएगी अभी, उसमें 2 अटेम्प्ट मतलब उसमें अभी 2 सेमेस्टर और बच्चे ही पास करना है। तो बताओ ऐसी डिग्री का कोई फायदा है? तुम कितने हंसी मजाक महसूस करोगे, सर एक दिन पहले पढ़ के जाते हैं और पास भी हो गए। बताओ ऐसी डिग्री का कोई फायदा है? मुझे क्या है वो डिग्रियां बस देखने में अच्छी लगती हैं, अगर मैं उसके बेसिस पे कहीं जॉब करने जाऊंगा ना तो वो बंदा पूछेगा बताओ उस लॉ में क्या लिखा है, मैं तो चुप, बिकॉज मैं तो रट्टे मार के गया था 2 दिन पहले। अरे बोलो हाँ,
तो मेरे को जॉब पे नहीं रखेगा। बट हाँ, अगर शो ऑफ करना है तो क्या कह सकता हूं, मेरे पास ये डिग्री भी, ये डिग्री भी, ये डिग्री भी है। आपको ऐसा बच्चा नहीं बनना। अगर आपने आज कोई चीज पढ़ी है और सीए बनने के बाद कोई आपसे क्या पूछे, बताओ जरा एलएलपी का सेक्शन 25 क्या कहता है? चलो तब तक ना रहे, नवंबर 2022 तक तो रख सकते हो। बताओ, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, फुल स्क्रीन करेंगे। पढ़ो 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 पढ़ो, पहला पॉइंट। ये ऐसे नहीं बढ़ेगा, ये है ही लंबा, इसमें आप थक सकते हो, मैं समझ सकता हूं, बट पढ़ना है। पढ़ो। हर पार्टनर किसको बताएगा, कितने दिनों के भीतर? उसके बाद एलएलपी कितने दिनों के भीतर बताएगी? उसके अलावा जो सबसेक्शन 2 में नोटिस दिया जा रहा है उसमें कौन साइन करेगा? और कोई पार्टनर का ऐड किया जा रहा है तो उसका कंसेंट फॉर्म भी साइंड होना चाहिए। बोलो हाँ। सबसेक्शन 1 का उल्लंघन किया तो 10,000 की पेनल्टी किसको है? सबसेक्शन 2 का उल्लंघन किया तो पेनल्टी किसको है? एलएलपी को और डीपी को। कितने की? सबसेक्शन 6, अगर कोई पार्टनर नहीं रहा और उसको ऐसा बिलीव है कि शायद ये बात किसको नहीं बताई जाएगी, तो वो खुद से भी फॉर्म भर सकता है और रजिस्ट्रार रिकॉर्ड कर ले या नहीं करे तो किससे पूछेगा? एलएलपी से। एलएलपी को कितने दिन के अंदर बताना है? नहीं बताया तो रजिस्ट्रार रिकॉर्ड कर लेगा। मुश्किल था क्या? बस पढ़ना था। अच्छा, इसको रिवाइज करना मुश्किल है या एक 2 मिनट में हो रहा है? तो कोई अगर 2 दिन बाद आके मुझे ये बोले सर हम ना 2 घंटे बैठ के रिवाइज कर रहे थे लेकिन सिर्फ 2 ही पेज हुए, टाइम पास कर रहे हो तुम, पढ़ते पढ़ते ख्यालों में खो जाते हो। पढ़ाई पे फोकस करना है, ठीक है? और उस टाइम पे ना तो इंस्टाग्राम चलाना है ना व्हाट्सएप चलाना है। आपने छोटे छोटे टारगेट डिसाइड करना शुरू करो कि सर 5 मिनट है और 5 मिनट के अंदर मुझे भी सेक्शन 25 पढ़ना है, और फिर 5 मिनट का चेक करो कि सेक्शन 25 तुमने सच में पढ़ा या नहीं पढ़ा। नहीं पढ़ा तो अब अगले 10 मिनट में मुझे सेक्शन 25 भी पढ़ना है और मुझे सेक्शन 26 भी पढ़ना है। मतलब क्यूमुलेट करते जाओ अपने उस टारगेट में पुरानी बातें जो नहीं पढ़ी। अगर आप इस पर लगे रहोगे लगातार 8-10 दिन तो आपको आदत पड़ जाएगी टाइम पे अपनी चीजें खत्म करने की। समय लगता है किसी चीज को हैबिट बनने में। नेक्स्ट, अभी हमने 2 से 3 चुने सेक्शंस और पढ़ने, बता देता हूं तुम्हें मोटिवेट करने के लिए कितना पढ़ना है ताकि तुम पहले से तैयार हो। एक हमें पढ़ना है सेक्शन 26, एक पढ़ेंगे 27, एक पढ़ेंगे 28, 29। आ जाओ, सेक्शन 26 पढ़ेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम एलएलपी के साथ उठाएंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट और एक्टिव और पैसिव वॉइस। तो साथ में अपनी बुक लेके आना, ठीक है? चलो 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 चलो, पढ़ेंगे। पार्टनर एज एजेंट, सेक्शन 26। ये बात हम वैसे पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं कैरेक्टर 6 के अंदर, बट यहां पे हम सेक्शन से पढ़ रहे हैं। जो भी पार्टनर होगा वो किसका एजेंट है, लेकिन वो किसका एजेंट नहीं है। ये बात हम ऑलरेडी कैरेक्टर 6 में पढ़ चुके हैं। इस बात को कहां पढ़ रहे हैं? सेक्शन में। बस, यानी एबीसी कोई भी कमिटमेंट करके आएंगे, सुनना प्लीज। एबीसी की एलएलपी थी, कैपिटल रखी थी 1 लाख, ठीक है? तो एसेट भी कितनी रखी होगी? सी ने कोई कमिटमेंट किया, नहीं चुका पाया, तो एक्स ने एलएलपी के ऊपर केस किया और बोला मुझे मेरे पैसे चाहिए। क्या चाहिए? पैसे। जो केस आया था वो 2 लाख का आया था, लेकिन एलएलपी के पास कितनी कैपिटल पड़ी हुई? एलएलपी ने कितना दे दिया? जो 1 लाख नहीं दे पाया एक्स को, क्या एलएलपी कह सकता है ए घर से लाओ, बी घर से लाओ, सी घर से लाओ? यानी एलएलपी की लायबिलिटी लिमिटेड है अप टू द वैल्यू ऑफ द एसेट दे हैव। अरे हाँ है ना? पार्टनर्स को घर से लाने के लिए मजबूर, बिकॉज सी का कमिटमेंट एलएलपी को बाउंड करता है बट ए और बी को बाउंड नहीं करता। यहां म्यूचुअल एजेंसी कॉन्सेप्ट नहीं है। तो क्या लिखा है? साफ साफ लिखा है सेक्शन 26 में, क्या? एवरी पार्टनर इज द एजेंट ऑफ
तो ये कॉमा से कॉमा क्या लिखा है? ये कॉमा से कॉमा ना कई बार कुछ बातों को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं राम जा रहा था, तो इसका मतलब ही वही होगा। अगर मैं ऐसे बोलूं राम कॉमा सीता का पति कॉमा जा रहा था, लेकिन दूसरे वाले पैराग्राफ में, दूसरे वाले सेंटेंस में मैंने बस राम को एक्सप्लेन किया कि राम कौन? सीता का पति वाला राम। मतलब दोनों का सेम है, राम जा रहा था, राम कॉमा सीता का पति कॉमा जा रहा था। तो कौन कौन सा वाला राम? सीता के पति वाला राम। यहां भी यही लिखा है, एवरी पार्टनर ऑफ एलएलपी इज द एजेंट ऑफ द एलएलपी। ऐसे पढ़ सकते हैं, आगे पढ़ो, एवरी पार्टनर ऑफ द एलएलपी इज फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस ऑफ द एलएलपी। एलएलपी का काम करने के लिए ही इज द एजेंट ऑफ एलएलपी बट नॉट द एजेंट ऑफ। तो ये बात कॉमा से कॉमा क्या है? ब्रैकेट है जो बता रही है कि कौन सा पार्टनर एलएलपी का काम करने वाला काम। कौन लायबल होगा? एलएलपी लायबल होगी। कौन लायबल नहीं होगा? पार्टनर्स लायबल नहीं होंगे। बन लिया? आगे बढ़े। अच्छा, ये जो मैंने आपको कॉमा से कॉमा पढ़ना सिखाया, ये लॉ में पढ़ा है या इंग्लिश की सीजी है? लेकिन पढ़ा याद है, कुछ बच्चों को लग रहा है वाह क्या बात, क्या औसम बात है, लेकिन ये पढ़ी हुई बात कहां की है हमारी? इंग्लिश की। पंचुएशन का कैसे यूज करते हैं, आओ सेक्शन नंबर 27 पढ़ेंगे। ध्यान से पढ़ना प्लीज, बिकॉज 3 सेक्शन बचे, चुने मुन्ने बचे। LLP is not bound by anything. LLP is not bound by anything done by a partner. अगर एक पार्टनर कुछ भी कर रहा है उसके लिए कौन नहीं फंसेगा? नहीं फंसेगा। In dealing with a person, अगर हम किसी का डील कर रहे हैं, if यदि the partner in fact has no authority to act for the LLP in doing a particular act, and the person knows that he has no authority or does not know or believe him to be a पार्टनर ऑफ द एलएलपी। ये बात कहीं पढ़ी थी अपनी पार्टनरशिप में कि कुछ अथॉरिटी बियॉन्ड है, कुछ अथॉरिटी विद इन है। जो बियॉन्ड वाली उनको विद इन कर सकते हैं और जो विद इन वाली उनको बियॉन्ड कर सकते हैं। क्या? डीड में लिख के। यहां भी वही कह रहा है, अगर हमने पहले से किसी पार्टनर से कोई अथॉरिटी छीन रखी है और ये बात किसको पता है? थर्ड पार्टी को, फिर भी वो डीलिंग कर रही है, तो भैया तुम उसी से निपटो, अब तुम एलएलपी को बाउंड नहीं कर सकती। इसी बात को कंपनीज एक्ट में लेके आते हैं। अगर हमने एमओए जमा कर रखे हैं, अगर हमने एओए जमा कर रखे हैं रजिस्ट्रार के पास, फिर थर्ड पर्सन कंपनी से आके डील कर रहा है, एओए में साफ लिखा हुआ है एक डायरेक्टर 2 लाख से ऊपर का लोन नहीं ले सकता। लेगा तो पहले परमिशन लेनी पड़ेगी इस साल। लेकिन यहां पे जो आउटसाइडर है वो डायरेक्टर के साथ 10 लाख का लोन ले रहा है, कॉन्टेक्ट कर चुका है, लेने देने का कॉन्टेक्ट, लेकिन कोई पूछताछ नहीं की, अंदर कोई चेकिंग नहीं की, क्या उसको इंडोर मेमेंट का बेनिफिट मिलेगा? नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? ए था तो पूछा, पूछताछ क्यों नहीं की? ए भी पब्लिक डॉक्यूमेंट है, बोलो हाँ। ये वाली बात यहां, यानी अगर आउटसाइडर को पता है कि इस पार्टनर के पास ये अथॉरिटी नहीं है, या उस आउटसाइडर को लगता है ये तो पार्टनर ही नहीं है, फिर भी वो उससे डील कर रहा है, डीलिंग करने के बाद उसे पता चलता है ये तो इस फर्म का पार्टनर है, क्या फर्म से पैसा ले सकता है? नहीं। क्यों? इसकी हरकतों के लिए फर्म जिम्मेदार नहीं है। हाँ, पढ़ेंगे फिर से क्या लिखा है। एलएलपी इज नॉट बाउंड, एलएलपी इज, बेटा प्लीज पढ़ेंगे, बस इतना ध्यान रखना है कि अगले 7 से 10 मिनट और थोड़ा फोकस बढ़ाना है, फिर छुट्टी। एलएलपी इज नॉट बाउंड बाय एनीथिंग डन बाय अ पार्टनर इन डीलिंग विद अ पर्सन इफ, एलएलपी बाउंड नहीं है पार्टनर की हरकतों के लिए। कब? द पार्टनर इन फैक्ट हैज no authority to act or the LLP in doing a particular act, and the person knows that he has no authority or does not know or believe him to be a partner of LLP। ये जो बातें एग्जैक्टली है ना, ये हम एजेंसी से उठा के पढ़ रहे हैं। कहां से उठा के पढ़ रहे हैं? सी एंटर में पढ़ोगे एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट, एजेंट कैसे बनाते हैं। तो ना ये बातें डिट्टो वहां पे आपको नजर आएंगे, जो आप अभी शायद थोड़ा मुश्किल हो होगी समझने में कि ऐसा क्या लिखा हुआ है। मेरी वाइफ किसी सब्जी वाली भैया से उसने सब्जी परचेज की, एजम्पशन लेके चल रहे हैं कि वाइफ अर्निंग नहीं है, तो एज पर इंडियन लॉ अगर वाइफ अर्निंग नहीं है तो वो जो भी नेसेसरी के सामान परचेज करेंगे उसमें उसका हस्बैंड बाउंड होता है उसकी लायबिलिटीज को पे करने के लिए। तो मेरी वाइफ ने कोई सब्जी ली, सब्जी वाले भैया ने उसको सब्जी दी, मेरी वाइफ ने उसको बिल्कुल भी नहीं बताया कि वो ऋषभ गौड़ की वाइफ है। क्या सब्जी वाले भैया मुझसे पैसा ले सकते हैं?
यानी वो जब मेरी वाइफ के साथ कांटेक्ट कर रहा है तो क्या सोच के कांटेक्ट कर रहा है कि वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में पैसा चुकाएगी, बोलो हाँ, तो मुझे नहीं पकड़ सकता। लेकिन अगर मेरी वाइफ जाके बोलिए कि मैं ऋषभ गौर की वाइफ हूं, क्या मेरे को सब्जी कुछ उधार पे मिल जाएगी, ऋषभ गौर पैसा दे देगा, और फिर वो अगर पैसा सामान दे रहा है तो क्या वो मुझसे पैसा वसूल कर सकता है? बिकॉज ये इंपायर्ड अथॉरिटी, वाइफ के पास ये पावर है कि वो नैसे सामान के लिए हस्बैंड को लायबल। ठीक है, इसके अलावा दूसरा पॉइंट, मैंने अगली बार ये क्या सब्जी ले आई है, तो मशरूम पनीर कोई सस्ती सब्जी नहीं मिली, लौकी भिंडी सस्ती सी, ये महंगा सामान हमारे शौक नहीं है, गरीब लोग हैं। तो मैंने अगले दिन जाके सब्जी वाले भैया से बोला, भैया सब्जी मैं खरीदने आऊंगा तो मैं पेमेंट दूंगा, वाइफ खरीदने गए तो अब मैं उसकी पेमेंट नहीं करूंगा। अब मैंने बस स्पेसिफिकली सब्जी वाले भैया को बता दी। अब मेरी वाइफ कह रही है कि ऋषभ गौर की वाइफ हूं मैं, मेरे को सब्जी मिलेगी, वो बोले सॉरी मैडम, मैं ऋषभ गौर से ये पैसा ले नहीं पाऊंगा। क्यों? वो साफ साफ बता के गए हैं कि आपके पास ये अथॉरिटी नहीं है। सेम बात, पढ़ो क्या लिखा है। LLP is not bound anything done by a partner in dealing with a person if the partner in fact has no authority to act for the firm, to act for the LLP in doing a particular act, and the person knows, वो सब्जी वाला knows that he has no authority और does not know, या उसे पता ही नहीं था कि मैं उसका पति हूं, तो वो मुझसे पैसा रिकवर नहीं कर पाएगा। पॉइंट नंबर 2, LLP is liable. LLP liable है। If a partner of a LLP is liable to any person as a result of wrongful act or wrongful omission on his part, ये वर्ड सुनते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए पार्टनरशिप जो पढ़ा था, मिस अप्लाई करना। उसमें एग्जांपल है, शाफ्ट बनाई थी लेकिन शाफ्ट टूट गई, लायबल कौन होगा? फर्म। ऐसे पढ़ा था कि किसी ने पैसा दिया फर्म को टाटा में लगाने के लिए, लेकिन कहां लगा दिया? रिलायंस में। फर्म, उसका पैसा डूब गया, तो क्या वो इंसान LLP से पैसा ले सकता है? ध्यान से पढ़ना क्या लिखा है, LLP लायबल है। इफ अ पार्टनर ऑफ अ LLP इज लायबल है, क्योंकि उसने क्या किया? रॉन्गफुल एक्ट या ओमिशन कर दिया अपनी वजह से LLP का काम करते समय, और ये उसकी अथॉरिटी के क्या था, तो उसके लिए कौन लायबल है? ये बात अलग है कि LLP बाद में उस पार्टनर से क्या कर लेगी? इंडेमनिफिकेशन ले लेगी। पढ़ा ऐसा पार्टनरशिप में? वापस है, एन ऑब्लिगेशन ऑफ LLP, ध्यान से पढ़ना, जो ऑब्लिगेशन है LLP की, वो सिर्फ और सिर्फ कौन चुकाएगा? सोलली द ऑब्लिगेशन ऑफ LLP, यानी जो लायबिलिटी की LLP की लायबिलिटी है वो कौन चुकाएगा? LLP। पार्टनर्स नहीं चुकाएंगे। और LLP अपनी लायबिलिटी कहां चुकाएगी? प्रॉपर्टी ऑफ द LLP। आई बात समझ? नेक्स्ट, सेक्शन 28 इसलिए जुड़ा ही हुआ है, इसलिए पढ़ रहे हैं साथ में। अब पार्टनर इज नॉट पर्सनली लायबल, एक पार्टनर पर्सन लायबल नहीं होगा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर एन ऑब्लिगेशन रेफर्ड टू इन सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 27। क्या था यहां पे लिखा हुआ? LLP की जो लायबिलिटी किसकी है? तो LLP की लायबिलिटी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल नहीं है? सोली बाय द रीजन ऑफ पार्टनर ऑफ LLP, बिकॉज वो उस LLP का पार्टनर है, इस वजह से वो लायबल नहीं है। मतलब एक बड़ा ही गंदा बच्चा था, उसने किसी बच्ची को या किसी बच्चे को छेड़ दिया, लेकिन आम इंसान तो ये बोलता ना इसके मम्मी पापा ने क्या सीख दिए, तो मम्मी पापा तो क्यों जा रहे हो? क्या तुम्हारे मम्मी पापा को पता है कि तुम कितने अच्छे बच्चे हो, कितने गंदे बच्चे हो? आपकी शक्ल, आपका नजरिया, आपका बिहेवियर आपके पेरेंट्स के सामने कुछ और है, टीचर के सामने कुछ और है, दोस्तों के साथ कुछ और है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ कुछ। आपके अंदर ही कहीं ना कहीं कितने सारे पर्सनैलिटीज छुपी हुई हैं। अरे हाँ है ना? तो अगर बच्चे ने गलती की है तो क्या उसके ऊपर लांछन उसके मम्मी पापा को लगाना चाहिए? वो यही कह रहे हैं, कोई भी पार्टनर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा अगर वो किसकी हरकत है? LLP की हरकत है। कौन चुकाएगा? LLP। कहां चुकाएगा? अपनी एसेट से। ध्यान से पढ़ना क्या कहता है, द प्रोविजंस ऑफ, हाँ जी, बॉडी कॉर्पोरेट है, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, सेपरेट लीगल एंटिटी है। LLP की एसेट्स कौन सी होती है? अब ये पूछ के तुमने ना शर्मिंदा कर दिया कंपनी तक की बातें। LLP की एसेट कौन सी होंगी? LLP के पास कितने पैसे हैं? जो कैपिटल है किसकी है? उसकी है। उससे जो एसेट आई किसकी है? उसकी है। अरे गलती तो DP ने की होगी, लेकिन लॉ में लायबल किसको ठहराया जा रहा है? LLP को। वापिस आए, द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 3 of section 27 and subsection 1 of this section shall not affect। बेशक
आपके क्वेश्चन का आंसर, बेशक एलएलपी की जिम्मेदारी है, बेशक बेशक एलएलपी अपनी एसेट्स की बेच के उसकी पेमेंट करेगी, बेशक। द प्रोविजन सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 27 एंड सबसेक्शन 1 जो भी यहां पे पढ़ा ऊपर छोटा सा कि पार्टनर लायबल नहीं होगा, सुनना प्लीज ध्यान से पढ़ना, लॉ shall not affect the personal liability of a partner। बेशक एलएलपी पैसा दे रही है लेकिन इससे पार्टनर की लायबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी उस पार्टनर को तो पैसे देने पड़ेंगे। अगर मुझे कहा गया था कि इस पैसे को कहां लगाओ, टाटा कंपनी में, मैंने कहां लगा दी, रिलायंस कंपनी में, तो बाहर वाला इंसान आगे क्या फर्म से पैसा ले सकता है? इसको ना वही अकाउंटिंग वाले तरीके से पढ़ाना पड़ता है तो तुम्हें समझ आता है। ए बी सी एक्स आके कांटेक्ट करता है किससे? एलएलपी फर्म से। सी ए बी ने सी से कहा कि इस पैसे को टाटा में लगा दियो, सी ने इस पैसे को कहां लगा दिया? रिलायंस में। नुकसान किसको हो गया? एक्स को। एक्स फर्म से पैसा वसूल कर लेगा, उसके हद तक सी चढ़ ही नहीं रहा, सी मिल ही नहीं रहा, तो वो किसके पास आएगा? वो एलएलपी के पास आएगा, पैसा लेके चला जाएगा। हाँ, एलएलपी को नुकसान होगा किसके कुकर्मों की वजह से? तो एलएलपी किससे पैसा लेगा? इंडेमनिफिकेशन, ये हम पढ़ के आ चुके। तो ये डायग्राम में अकाउंट्स की भाषा में बड़ा समझ आ जाता है, अब इसी को लॉ की भाषा में पढ़ेंगे। द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 3 of section 27 and subsection 1 of this section shall not affect the personal liability of a partner for his own wrongful act or omission। अगर उसने कुकर्म किया तो उसकी तो लायबिलिटी बनती है, यानी उसको तो फर्म को लाके इतना इंडेमनिफिकेशन देना ही पड़ेगा। बट अ पार्टनर shall not be personally liable for the wrongful act or omission of any other partner of the liability। यानी कि ए बी को ये नुकसान चुकाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कौन लेके आएगा? आई बात समझ? सपोज एक्स को 1 लाख देना पड़ गया, 1 लाख पे किसका हक था? ए का, बी का, सी का, ठीक है। फर्म ने 1 लाख दे दिया, किसका नुकसान हुआ? ए का, बी का, सी का, मतलब पूरी फर्म का। अब सी इतना पैसा घर से लेके आएगा, यानी 1 लाख का फर्म के पास वापिस आ गया, लेकिन खर्चा किसका हुआ? जेब से। और कुकर्म भी किसने किए थे? लेकिन सी एक्स की क्या गलती? आउटसाइड की क्या गलती? इंप्लाइड अथॉरिटी के अंदर कर डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनर मिलना चाहिए, इस पर कंपनीज एक्ट बनो। हाँ, बस हम कंपनीज एक्ट ना पढ़ के पार्टनरशिप एक्ट, एलएलपी एक्ट पढ़ रहे हैं तो मुश्किल ऐसे बात कर रहे हैं, बट है तो कॉन्सेप्ट वही। बाहर वाले को रजिस्टर्ड पोस्ट के अंदर स्टैंप्स लगा के कॉमन सी लाइन कोई चीज मिल रही है तो उसे तो कैसे लगेगा कागज? अब अंदर इंटरनल अफेयर्स गलत हो रहे हैं, खराब हो रहे हैं, इंडोर मैनेजमेंट के बारे में मुझे क्या पता? मुझे तो मेरा पैसा चाहिए ना, तो कंपनी को देना पड़ेगा, एलएलपी को देना पड़ेगा, और एलएलपी बाद में किससे ले लेगी? ये कोई नई बात नहीं है, पार्टनरशिप में भी पड़ा है। लेकिन अगर वही का गोल है तो यहां कुछ समझ नहीं आएगा फिर, बिकॉज हमने वही पढ़ा था, बात को डिटेल में पढ़ा था। चलो एक बात, सेक्शन 28 और 27 सब बच्चे अभी पढ़ रहे हैं जल्दी से, होल्डिंग आउट नहीं पढ़ा था कोई बात नहीं, लेकिन 27 28 आप अभी रिवाइज कर रहे। पढ़ो 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 27 28 पढ़ो। पार्टनर की हरकत के लिए एलएलपी बाउंड नहीं होगा अगर पार्टनर ने कोई काम कैसा किया अथॉरिटी के बाद, या फिर जो पर्सन एलएलपी से डील कर रहा था उसे पता ही नहीं था कि ये कोई पार्टनर है, मतलब स्लीपिंग पार्टनर, समझते हो? पॉइंट नंबर 2, एलएलपी लायबल है पार्टनर की हर हरकत के लिए अगर पार्टनर ने वो काम क्या किया? अथॉरिटी के अंदर या फर्म में रहते हुए किया। अब अगर कोई भी काम एलएलपी की लायबिलिटी क्रिएट करता है तो एलएलपी ही उसको पे करेगी, कोई और पे? एलएलपी अपनी लायबिलिटी कहां से पे करेगी? जो उसके नाम पे प्रॉपर्टी है। एलएलपी की हरकत के लिए पार्टनर लायबल, लेकिन ऐसा होने की वजह से उस पार्टनर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी उस पार्टनर को अपने घर से पैसा लाके देना पड़ेगा जो उसके रॉन्गफुल एक्ट ऑफ ओमिशन की वजह से हुआ, लेकिन उसके कुकर्मों की सजा बाकी भाई बहनों को नहीं मिलेगी। तो बटा पार्टनर शेल नॉट बी पर्सनली लायबल फॉर रॉन्गफुल एक्ट ऑफ ओमिशन ऑफ एनी अदर पार्टनर।
वही पार्टनर लाएगा जिसने रॉन्गफुल एक्ट या ओमिशन किया। ओके, चलो आज के इतना काफी है। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, चाओ।